देवेंद्र बाबू प्रणाम। देवेंद्र पांडे साहब, राकेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी कहाँ हैं आप? हम तो सर गांव में हैं अभी। कौन सा गांव है? मेरा सर बरबीघा के पास है, माउर गांव है। किसके पास? बरबीघा सर है, ओ मतलब बरबीघा। हाँ, श्री बाबू जो थे ना सर, उन्हीं का गांव है सर। इसीलिए आपका चेहरा श्री बाबू से मिलता है। नहीं सर, श्री बाबू से नहीं मिलता है सर, तो बहुत ग्रेट आदमी थे सर। लेकिन आपके बारे में चर्चा भी उसी किस्म की अच्छी है। तो आज के वेबिनार में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू सर। और आज बड़ा विशेष कार्यक्रम है क्योंकि पूरा यूनिवर्स क्रिएशन कॉन्शसनेस पर आज होना है। फ्रांस से एक वैज्ञानिक हैं जो हम लोग को संबोधित करेंगे। इसमें फिजिक्स का भी बहुत रोल है, इसलिए देवेंद्र पांडे साहब फिजिक्स के विद्वान हैं, वो उसको देखेंगे। और धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे गेस्ट विजय कुमार प्रसाद सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, अखिलेश सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबों का स्वागत है। अभया प्रदानंद महाराज भी ज्वाइन कर लिए हैं। आदरणीय हजारी प्रसाद सिंह साहब ज्वाइन कर लिए हैं। रांची से नवीन कुमार झा जी ज्वाइन कर लिए हैं, आपका भी स्वागत है। नवीन झा जी का चेहरा देखकर आश्रम के सभी लोग खुश हैं। तो मित्रों, अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर के इस वेबिनार में आप सबों का स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन एंड कॉन्शस यूनिवर्स। और हमारे वक्ता हैं फ्रांस से डॉक्टर प्रत्यूष प्रणव, रिसर्च एसोसिएट सेंटर एंड रिसर्च एस्ट्रोफिजिक्स, डी लियोन फ्रांस। ये भारतीय हैं, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण विद्यापीठ देवघर के से पढ़े हैं, वैज्ञानिक हैं और फ्रांस में अभी बहुत उच्च स्तर का वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूं। इसके पहले चूंकि बहुत टेक्निकल और वैज्ञानिक विषय है, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बताऊं कि आज का जो विषय है कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन एंड कॉन्शस यूनिवर्स। 3 शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन और तीसरा है कॉन्शस। कॉस्मोलॉजी कहते हैं द साइंस of the origin and development of the universe. Modern cosmology is dominated by the Big Bang theory, which brings together observational astronomy and the particle physics. Big Bang एक थ्योरी है कि इस संसार का निर्माण कैसे हुआ। तो हुआ कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। आदरणीय राजेश कुमार सिंह साहब ज्वाइन कर चुके हैं, HOD फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी, उनका भी स्वागत है। तो उस विस्फोट के कारण विभिन्न प्रकार के अणु और परमाणु आपस में मिले और उससे कुछ नया पदार्थ बना। और उस नया पदार्थ
को के ऐसा बना कि जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आज के विषय का जो दूसरा शब्द है कॉस्मोलॉजी के बाद महत्वपूर्ण, वह है क्रिएशन। तो क्रिएशन के बारे में कहा जाता है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। बिग बैंग हुआ, पार्टिकल सब एक दूसरे से साथ हुए, लेकिन जब कई पार्टिकल एक साथ जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण कर दिए, एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना दिया, पोटेशियम और क्लोराइड मिलके नमक बना दिया, NaCl बना दिया, सोडियम और क्लोराइड मिलके नमक बना दिया। ऐसे ही जितने भी प्रकार के पदार्थ हम उपयोग करते हैं। प्रत्युष प्रणय जी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रत्युष प्रणय जी, आपका स्वागत है। जरा मैं अपने आश्रम के स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोगों को आपके वक्तव्य के सरलीकरण के लिए उनको शब्दों का जो व्यवहारिक और हिंदी में उसकी जो चर्चा हो सकती है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो क्रिएशन में पत्थर आ गया बन के, पानी बन के आ गया, और विभिन्न प्रकार के पदार्थ रासायनिक और भौतिक जो हम उपयोग करते हैं बन गए। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है जो प्रत्यय प्रणब जी हम लोग को कहेंगे, कॉन्शस यूनिवर्स। यह कॉन्शस यूनिवर्स शब्द जो है उसका बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया है इन लोगों ने कि यूनिवर्सल माइंड और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस इज ए मेटाफिजिकली कंसेप्ट सजेस्टिंग अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ऑल बीइंग एंड बिकमिंग इन द यूनिवर्स। समझिए कि हर कण में भगवान का जो कंसेप्ट है उसी का विस्तृत, व्यापक और मेटाफिजिकल स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पर हम उसको कॉन्शस यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन हमारे इस व्याख्या में कुछ त्रुटि हो सकती है। आदरणीय प्रत्यय प्रणव ये प्रत्युष प्रणब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप रिसर्च एसोसिएट सेंटर एंड रिसर्च एस्ट्रोफिजिक्स में लियोन फ्रांस में काम कर रहे हैं जी। इनके पता का जो स्पेलिंग है हम लोग भारतीय तरीके से उसका उच्चारण करते हैं, फ्रांस में इसका उच्चारण या ब्रिटिश एसेंट में इसका उच्चारण भिन्न हो सकता है। लेकिन जब तक समझ आ जाए तब तक सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। तो प्रत्युष प्रणब जी, आप रामकृष्ण मिशन देवघर के प्रोडक्ट। जी जी जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपने अपने संस्था का नाम को रोशन किया, और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जो काम कर रहा है, आध्यात्मिक काम और शैक्षणिक काम और धार्मिक काम कर रहा है, उसका प्रकटीकरण, द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्रोसेस इज थ्रू यू एंड योर फ्रेंड्स लाइक यू। आई हार्टली वेलकम यू, द यंग बॉय विद द साइंटिफिक माइंड एंड कॉन्शस माइंड। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं प्रत्युष प्रणब जी को चाहूंगा कि अपने हम श्रोताओं से आपका परिचय कराएं। हमारे श्रोता में प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर हैं, जो संस्कृत के प्रोफेसर हेड हैं और भारतीय वांग्मय, वेद और उपनिषद के और संस्कृत साहित्य के बड़े ही उच्च ख्याति के शोधार्थी और प्रोफेसर हैं। ये बिहार विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के HOD थे और रिटायर होने के बाद आश्रम से जुड़कर अपने ज्ञान का फैलाव आपके माध्यम से कराते हैं। हजारी प्रसाद सिंह हैं, हमारे आश्रम के वरीय सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, और आपको इस कार्यक्रम में मदद करते हुए नजर आएंगे। राकेश कुमार जी हैं, हमारे रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर के भक्त हैं, अभी बरबीघा में हैं, हमसे करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार वे वहां से जुड़े हैं। आदरणीय देवेंद्र पांडे हैं। प्रत्युष प्रणब जी, ये MSc फिजिक्स हैं। अच्छा, फिर तो आप मुझे पकड़ेंगे। हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ पहले ही। हाँ, तो ये, लेकिन आपके वक्तव्य को सुनने के बाद फिर हम लोग शाम में जो 2 घंटा वक्तव्य करेंगे तो उसको देवेंद्र पांडे साहब ही सरलीकृत करके और हिंदी में हम लोग को समझाएंगे। वो देवेंद्र पांडे साहब MSc फिजिक्स फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी एंड रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ जिला स्कूल मुजफ्फरपुर है।
साथ ही हमारे पास विजय कुमार प्रसाद सिंह जी हैं। ये रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, लेकिन बॉटनी और जेनेटिक्स और यूनिवर्स और कंसस्नेस के बारे में विशेष रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा इंटरेक्शन और अपना रोल हमारे वेबिनार में अदा करते हैं। रामनाथ गुप्ता जी हैं, दूरसंचार निगम के लेखापाल पद से रिटायर्ड हैं, बड़े व्यक्तित्व हैं और आश्रम के भक्त और आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन दान दिए हुए हैं। नवीन कुमार झा जी हैं, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसे हम +2 हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य पद से निवृत्त हैं और अभी रांची में हैं। वहाँ से हमारे कार्यक्रम को ज्वाइन किए हैं और आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन का काम आदरणीय नवीन कुमार झा जी करेंगे। और इसके अलावा मेरा परिचय आपको जानना चाहिए। मेरा नाम प्रोफेसर SNP सिंह है और मैं बिहार विश्वविद्यालय से जूलॉजी विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और आश्रम में अपने समय और क्षमता का सहयोग देता रहता हूँ। इसके अलावा आलोक कुमार झा साहब हैं, अनुराधा राय हैं, नवीन कुमार झा जी के बारे में बात हो गई है, राकेश कुमार सिंह जी हैं, राकेश कुमार हैं, रामनाथ गुप्ता के बारे में बात हुई है और आदरणीय स्वामी भावात्मानंद भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और विजय कुमार प्रसाद साहब जो एग्रीकल्चर अफसर हैं उसके बारे में मैंने आप सबों से निवेदन किया है। अब मैं स्वामी भावात्मानंद जी से निवेदन करता हूं कि प्रत्युष प्रणव जी जो उनके प्रिय छात्र रहे हैं और विशेषज्ञता के साथ इस दुरूह विषय में काम कर रहे हैं। हम आदरणीय भावात्मानंद महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम बड़े ही गतिशील सचिव हैं। डायनेमिक मॉन्क शब्द जो विवेकानंद के बारे में यूज होता है, तो डायनेमिक मॉन्क हम लोगों ने विवेकानंद के बाद इन्हीं में पाया है और वे हम लोगों के बीच हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने प्रिय शिष्य का परिचय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित महानुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, सबों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही श्री प्रत्युष प्रणव जी के प्रति मैं अपनी धन्यवाद के साथ साथ विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूं इस दृष्टिकोण से कि प्रत्युष प्रणव जी रामकृष्ण मिशन के लंबे समय तक छात्र रहे, हम लोगों से इंटरेक्शन में रहे और हम लोगों में बड़ा ही गहन दोस्ती का संबंध रहा। एक दूसरे से इंटरेक्शन होता ही रहता था विभिन्न विषयों पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं ऐसे ही छात्रों अथवा ऐसे ही व्यक्तियों की खोज में था जो कि हमारे दर्शन शास्त्र में चर्चा करने वाले प्राध्यापकों को अपनी चर्चा के द्वारा, अपने विषय की चर्चा के द्वारा उनका ज्ञान वर्धन कर सके। दर्शन शास्त्र शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दर्शन शास्त्र और विज्ञान ये दोनों एक साथ मिलकर चलने वाला एक विषय है, एक दूसरे को छोड़कर चलने वाला नहीं। कौन बड़ा कौन छोटा यह कहना बहुत ही कठिन है। बहुतों से आप पूछेंगे तो जवाब में यह भी आ सकता है, बहुत लोग ऐसा भी जवाब दे सकते हैं, मैं विज्ञान को छोड़ दे सकता हूं, यदि छोड़ने की नौबत आए तो विज्ञान को छोड़ सकता हूं लेकिन दर्शन को नहीं। कुछ लोग कहेंगे मैं दर्शन को छोड़ सकता हूं किंतु विज्ञान को नहीं। मैं समझता हूं विज्ञान और दर्शन समाज में मानव जाति के उत्थान के लिए पैरेलल वे में एक योगदान देता है। मुझे बेहद खुशी है कि श्री प्रत्युष प्रणव जी जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं, क्या है, सेंटर डी रिसर्ची एस्ट्रोफिजिक डी लियन, यानी फ्रांस में रिसर्च एसोसिएट हैं और उनका विशेष इंटरेस्ट
क्रॉस डिसिप्लिनरी इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पर है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम लोगों का जो विषय था यहाँ पर, हम लोगों ने धर्म विज्ञान और समाज शास्त्र आदि में जो इंटरेक्टिव वे में हम लोग जो एक इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की प्राप्ति करना चाह रहे थे, इसमें प्रत्युष प्रणव जी हमारे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। दर्शन शास्त्र में हमारे प्रोफेसर प्राध्यापिका जैसे जुड़ी हुई हैं, पूनम सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, देवेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, हमारे आरसी सिन्हा भी जुड़ जाएंगे 2-4 मिनट में, प्रोफेसर राजेश जी जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जो कि हायर स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन हायर स्टडीज में दर्शन शास्त्र और अपने अपने विभाग का उनका विशेष ज्ञान है, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी विषय में पर्टिकुलरली इन साइंस एंड मैथ्स आर्ट्स वाले का उतना नॉलेज, उनका गहन पैठ नहीं होता है। मुझे खुशी है कि हमारे बीच प्रत्युष प्रणव जी हैं जो आज हमारे इस विषय को नए ढंग से रखेंगे। और मैं प्रत्युष प्रणव जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि अपने इस क्लास को 2-3 सत्र में, 1 सप्ताह 2 सप्ताह छोड़ करके फिर एक टॉपिक वाइज 2-3 टॉपिक्स करके कृपया इस चीज को आगे बढ़ाएं और इसे हमारे दर्शन शास्त्र से किस प्रकार यह जुड़ सकता है, यह सोचना हमारे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापकों का काम है। इसलिए दर्शन शास्त्र के प्राध्यापकों के प्रति मेरा विशेष अनुरोध यह है कि प्रत्युष प्रणव के कथन को सुनते हुए, समझते हुए दर्शन शास्त्र में क्या नए चेंजेस आ सकते हैं, या विचार में क्या चेंजेस आ सकते हैं, या भविष्य में हमारे विचार में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस पर दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक अपना इंटरेक्शन करेंगे और अपना दृष्टिकोण भी रखेंगे प्रत्युष प्रणव के भाषण के पश्चात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी है, देवघर में आपसे भेंट हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रत्युष प्रणव जी के वक्तव्य को शुरू करने के पहले मैं बता देना चाहूंगी प्रत्युष प्रणव जी को कि हमारे इस कार्यक्रम में फिलोसफी विभाग से सेवानिवृत्त बड़े ही 2 विद्वान व्यक्ति भी हैं। प्रोफेसर पूनम सिंह, फॉर्मर एचओडी पटना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, और प्रेजेंट एचओडी ऑफ फिलोसफी पटना विश्वविद्यालय राजेश कुमार साहब भी हैं, जिनका दृष्टिकोण, इन दोनों फिलोसफी के विद्वानों का दृष्टिकोण हमेशा वैज्ञानिक और अनऑर्थोडॉक्स और डायनेमिक, एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट थियोलॉजी इन मॉडर्न कंसेप्ट है। तो प्रोफेसर आरसी सिन्हा हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। प्रत्युष प्रणव जी से हमारा निवेदन है कि उनके बारे में ही जानेंगे। प्रोफेसर आरसी सिन्हा पटना विश्वविद्यालय में ही फिलोसफी के एचओडी थे। वहां से वे इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च के चेयरमैन हुए। यह जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है, यह भारत के फिलोसफी से संबंधित संस्था का सर्वोच्च संस्था है। केंद्र सरकार, दिल्ली में इसका कार्यालय है और केंद्र सरकार का डायरेक्ट रोल एंड इंटरवेंशन करने की क्षमता रखता है। और उसके वो चेयरमैन रह चुके हैं, अभी सेवानिवृत्त होकर, और हम लोग के कार्यक्रम में बराबर जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम के प्राण हैं। जब हम अंतिम सांस लेने लगते हैं अपने वक्ताओं के लिए, तो प्रोफेसर आरसी सिन्हा, प्रोफेसर पूनम सिंह, राजेश कुमार सिंह, ये सब हम लोग को मदद कर, हमें ऑक्सीजन प्रदान कर, फिर आप जैसे वक्ता को क्रिएट कर, ढूंढ कर कॉन्शियसली हम लोग को प्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं अब मनोज कुमार पंडित साहब भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और दिनेश चंद्र शर्मा साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ये हमारे कार्यक्रम में पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं। इनका परिचय हम लेंगे बाद में। पहले प्रत्युष प्रणव जी का वक्तव्य होगा। प्रत्युष प्रणव जी का वक्तव्य अभी हमारे भारत की घड़ी में 3:17 हुआ है। आप 45 मिनट का अपना वक्तव्य देंगे और
4:00 पर 45 मिनट के बाद जो होगा, आपसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट हैं उनसे इंटरेक्शन के लिए आप उनको बुलाएंगे और बड़ा ही लाइवली इंटरेक्शन आपका होगा। होप यू विल एंजॉय। थैंक यू। सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों को। महाराज प्रणाम। जब आपने सबसे पहले कहा कि भाषण देना है, स्टडी सर्कल है, तो मैंने सोचा था स्कूल के बच्चे हैं, बट नाउ दिस इज इवन मोर चैलेंजिंग एंड आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनविटेशन। आप लोगों ने जो कहा, अब मैं तो रिवाइज करना पड़ेगा मुझे अपने विजन और क्या मैं बताना चाहता हूं थोड़ा, स्पेशली in the view of philosophy. This is something that is very close to my heart. और साइंस बिना फिलॉसफी के हो तो वो साइंस बहुत ही घातक हो सकता है, मुझे लगता है। तो फिलॉसफी इज द स्टार्ट ऑफ ऑल साइंस ऑल्सो। जो भी चीजें अभी मटेरियल हमें दिख रही हैं, उसकी शुरुआत दिमाग में ही हुई है, और दिमाग is the creator of philosophy and philosophical ideas. So science without being guided by philosophy is a very harmful thing. So in this context also, I am extremely happy to meet you all. महाराज, मुझे पता नहीं था कि ये I am in such hallowed company. मैंने सच में सोचा था कि मुझे स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ बताना है, उनको कहानी सुनानी है। कहानी तो अब आप लोगों को भी सुनाऊंगा, बट लेकिन अब आप लोग मुझे चैलेंज करेंगे प्लीज, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा वो दिस विल बी फ्रॉम द साइड ऑफ प्योर साइंस, बट फ्रॉम प्योर साइंस इज नॉट द ओनली रियलिटी। अब तो ये एक्चुअली अंत में हम थोड़ा कॉन्शियस यूनिवर्स के बारे में मैं क्या बात करूंगा, अब तो मैं इस साइड को आप लोगों से सीखना ज्यादा पसंद करूंगा। बट आई विल शो यू 2 स्लाइड्स कि किस तरह साइंस भी इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। यूनिवर्स इटसेल्फ, ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है, दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम। आप लोग मुझसे ज्यादा द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्चुअली शायद इन चीजों को ही डिस्क्राइब करने के लिए, या कहां तक हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रियलिटी या नहीं, उसके लिए हमें साइंस इन्वेंट करना पड़ा है। सो साइंस कैन नेवर बी द आंसर। द प्रोसीजर ऑफ साइंस मे बी ब्रिंग्स अस टू एन आंसर, बट what we call current science may not be the ultimate answer to things. और उसके लिए हम सारे जो सोच सकते हैं और सोचते हैं, we are all scientists. So आप लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। But for now I will start showing you something from the perspective. अगर आप लोग बोलें तो मैं बीच में, आज तक मैंने अभी तक ये काम हिंदी में नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। I will try to mix हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, जहां तक मुझसे हो पाएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो फिर माफ करिएगा। सर कॉकटेल। थैंक यू। अब आपको मुझे अपना स्क्रीन मेरा स्क्रीन दिख रहा है शायद? जी दिख रहा है, बहुत अच्छा। इट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन। अभी तो सर शुरू हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, जिस कहानी में आई होप टू हियर दिस एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी आल्सो, कि आपको अच्छा लगे शायद। देन विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, मुझे ये भी नहीं पता था कि 40 मिनट का समय है, तो मैंने, महाराज ने मुझे भेजा था 2 घंटे, तो मैंने काफी ज्यादा स्लाइड्स डाल दिए हैं। उनमें से कुछ स्लाइड्स पे हम ज्यादा समय देंगे, कुछ स्लाइड्स पे कम हो सकता है, कुछ को ना देखे। सर सो अनदर 20 ऑटोमेटिकली मिनट आपने जो कहा एक्सटेंशन महाराज, इज गिवन टू यू। थैंक यू। तो लेकिन फिर भी उसमें जो महाराज ने कहा है कि टुडे शुड बी द स्टार्ट ऑफ इट एंड होपफुली वी कैन गो टू 2 or 3 सेशंस मोर। तो इसमें अगर मैं किसी चीज को ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, और अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज में ज्यादा जानने का, तो हम इसमें से कुछ टॉपिक उठा के उसमें और डेप्थ में, गहराई में जा सकते हैं। और अभी मैं आज आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। देन विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका टॉपिक है कॉस्मो। आप लोगों का चेहरा दिखे तो जी, मुझे, मैंने आज तक गूगल मीट किया ना। 1 मिनट, मुझे जरा आप लोग भी देखें कि अच्छा रहेगा शायद। ये हो सकता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। आप लोग देख पा रहे, ये पूरे स्क्रीन पे नहीं है, इसको शायद मैं बड़ा कर दूं तो
लेकिन जब मैं ये स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं, जी, ओके। लेकिन हमारे लिए अभी का स्क्रीन सफिशियंट है। जो आप ऐसे जैसे देख रहे हैं अभी? जी, ओके, ओके। तो मैं जो आप इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर सकता हूँ। हाँ, कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि ये सारा स्लाइड आपको एक के बाद एक दिखे, लेकिन ये शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। हाँ, जो साइड में पूरा दिखेगा। स्लाइड्स हैं जी, उसको मैं आपको पूरा ही दिखाता हूँ फिर, या फिर ये छोटा भी चलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी फॉर ऑल दिस डिले। तो आज मैं जो टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगा उसका नाम मैंने रखा है कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन एंड द कॉन्शियस यूनिवर्स। इसमें ग्रेजुअली हम कॉस्मोलॉजी से शुरू करेंगे और क्रिएशन पे एक साइंटिफिक, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक रादर मैं बोलूंगा, उसका पर्सपेक्टिव आपको मैं देना चाहूंगा। फिर कॉन्शियस यूनिवर्स में शायद इस पे ज्यादा ना जाऊं, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग वो मुझसे ज्यादा इसके बारे में एक्सपर्ट हैं। आप लोगों से ही मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा बाद में शायद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस invitation to present you something from the modern scientific perspective. तो जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी ब्रॉडली वी क्लासिफाई दिस सब्जेक्ट एज the venture to look for our origins in the materialistic sense at least. यहाँ पे दो बात करेंगे क्योंकि ये रामकृष्ण मिशन द्वारा ऑर्गेनाइज टॉपिक है, तो मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि जो अभी वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक मॉडर्न साइंटिफिक एंडेवर, वो जो है वो मटेरियलिज्म और प्रूफ पे ज्यादा भरोसा दिखाता है। So we will try to look at the materialistic perspective of what the idea of origin and what does it mean to be in the universe. What does the universe mean itself? और उसके लिए this is the map of what we understand is the beginning and the evolution of the universe since the time of zero. वो जो zero time है उसको हम कहते हैं बिग बैंग, और ये बिग बैंग इज द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी। इसके पहले भी थ्योरीज आई हैं, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, बट बिग बैंग थ्योरी is the paradigm, is the standard paradigm of cosmology. It is the standard cosmological model. तो उसके हिसाब से आपको जो the picture that you see on the screen here, this is the brief map of the evolution and the beginning of the universe. और इसके मुताबिक सबसे पहले बिग बैंग हुआ है, और उसके कुछ बहुत छोटे समय के अंतराल में एक फेनोमेनन आई है, उसको इन्फ्लेशन कहा गया है। ये जब हुआ इन्फ्लेशन, उसके लगभग 3,75,000 तक यूनिवर्स डार्क बोला जाता है, तब तक लाइट फ्री नहीं हुआ है। और उसके बाद 3,75,000 बाद उस समय एक कुछ स्पेशल चीज हुआ है, उस स्पेशल चीज को बोला जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो 3,75,000 साल इज द मोमेंट व्हेन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इमर्जेस। उसके बाद एक फेज आता है लगभग 1 बिलियन साल, 1 बिलियन नहीं, 300-400 मिलियन साल तक, जिसको हम डार्क एज कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले द फर्स्ट स्टार्स आर बोर्न। These first stars gradually form the galaxies, and slowly at the moment, around about 13.77 billion years after the expansion and the evolution, the birth of the universe, we find ourselves in the present time. And within this span, we also notice that around 6.6 to 7 billion years from now is when the universe has not only started expanding, but the speed of expansion has increased. The speed is going higher and higher. So the universe is going through an accelerated phase of expansion. Though ये जो मैंने आपको कहा, ये this is according to the standard cosmological model. इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अभी तक ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सही होना चाहिए कि हम लोग यूनिवर्स के बारे में सारा कुछ नहीं जानते हैं। मतलब कि जो स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है उसमें भी कुछ खामियां होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम डिस्क्रिपेंसीज, देयर इज सम शॉर्टकमिंग्स इन द स्टैंडर्ड मॉडल। लेकिन पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके थ्रू in which relation we will also learn the new observations. अभी ऐसा भी हो रहा है, we are in the middle of a very nice period for cosmology. आप ये सोच सकते हैं पिछले 1000-2000 साल जब से रिटर्न रिकॉर्ड हुआ है,
तब से लगभग only in the last 100 years we are so technologically, materialistically, technologically advanced that we can make telescopes. We are able to make more and more beautiful machines, more fantastic machines that can take observations, that can go far and far out in the universe. And then we have more data about what we think we can confront our theories with. So अभी तक अगर हम जो हमारे written record में history की बात है तो almost 2000 years, especially when it concerns the evolution and origin of the universe, we have only been making theories, including up to Einstein. But only about now is when we are able to make very nice satellites. And then we are able to confront our theory with the data that we obtain from the universe. और उस डेटा में actually one of the oldest but one of the newest things that is happening recently is something called the Planck satellite that went upstairs about 2009. Or Planck satellite measured something called the cosmic microwave background, which actually is the first light of the universe. This is when light actually emerges, visible light emerges in the universe for the first time, at the instance when cosmic microwave background stage emerges in the universe. और इस cosmic microwave background को देख के हम लोग बहुत सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ला सकते हैं कि यूनिवर्स का स्टार्टिंग क्या है. इनफैक्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ऑब्जर्वेशन के कारण देयर वर टू कंपीटिंग थ्योरीज अराउंड 1950s. एक तो है we also have to realize that as a human mind without constrained by observations, we are very enticed by the concept of infinity. So there was a theory which was going around 1950 called the steady state theory, which says that the universe has no beginning and no end. Then there came the theory that said that the universe has a beginning. And that beginning, that theory, the Big Bang theory. But now we have to remember, only theories are not good enough to be accepted as something which is the fundamental descriptor, the descriptor of the universe. Those theories, for us to accept, we must have some observations. So the observation that clinched the debate in the favor of the theory that says that the universe has a finite beginning is the observation of the cosmic microwave background. और इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन just to give you a brief summary, the picture that you see here is the picture of the cosmic microwave background. And this is this Planck satellite. It took about 1 billion years and multiple universities and scientists collaborating to put this up in the sky. And from the information about the cosmic microwave background, this also another thing we have to remember is that these machines, these satellites that we are sending upstairs, these are at the pinnacle of human endeavor. These are the most fantastic, most accurate, and most sensitive machines that we are making. The temperature of the cosmic microwave background, for those who of us are aware who are in science, they understand the notation of kelvins. Those who don't, I will explain in a second. So according to the measurements, the temperature of the cosmic microwave background is around 2.72 Kelvin. This is just about 2 degrees above absolute zero. जो minus 273.16 या 14 Kelvin, I don't remember exactly, but this number is what we consider as absolute zero, when all movement starts to cease. So we have to remember the source of all energy in a way is also vibration. I will now be also introducing terms that we know from another direction, which is the Indian direction of philosophy of Vedanta. ये तो my first introduction to scientific thought actually started in Ramakrishna mission, though we approach their things in a very different way. But I think there is great merit in how we are taught things over there, which is started by Swamiji himself, meaning you have to honestly question things. If you ask honest questions, does not matter which direction you are asking, I think. The answers are good answers, I think. So this is the picture of the cosmic microwave background. According to it, we believe that the universe is 13.8 billion years old, and cosmic microwave background emerged around 380,000 years after Big Bang, which is actually the moment when the universe is still in its infant stage. And this is the detailed picture of the cosmic microwave background. Now, why do we do cosmic microwave? Why do we try to measure the cosmic microwave background? In fact, there is a very interesting reason.
The cosmic microwave background is the map of light, but in that microwave background map, below the average temperature is around 2.72 Kelvin, but there are also fluctuations of the order of 10 to the power minus 4 kelvins, 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 5. These are very small fluctuations. Or ye fluctuations, when we see, actually this answers a very important and vital question. And one of the question that concerns is, it relates to the cosmological principle, and that says that matter is uniformly distributed all across the universe, at least in the beginning of the universe. If this is true, that the matter is distributed uniformly in the universe, then how do we see structures in the present time? We see ourselves, we see the planet Earth, we see galaxies, we see the solar system. So if matter is completely uniformly distributed, professor of physics, he will, people who study physics, they will know that structures form through gravitational interactions. लेकिन अगर कहीं भी if everything is uniform, there will be no movement of matter because there is no gravitational gradient or potential. कहीं भी किसी चीज को, actually ये इलेक्ट्रिसिटी में भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल का, और ये ग्रेविटी में भी इंपॉर्टेंट है. अब ग्रेविटी में इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि there is a water tank and then we have a tap in our showers and toilets. अब उस वाटर टैंक की हाइट अगर कम हो, there will be, अगर वो exactly equal है जो water tap का height है, तो there will be no flow of water from that water tank. The higher it is, the more there is a difference in potential that is created, which allows for water to move from the tank to the tap. Similarly, if we want material to move from one place to the other, it's quite possible that material may not move at all. But the if and sufficient condition is that if there is a gravitational gradient, तो ये जो अगर gravitational potential create नहीं होगा, तो structure नहीं बन सकता है. तो अब इन दोनों में there is a conflict. In the beginning, the standard cosmological model says that matter is uniformly distributed across the universe. इसको scientific language में कहते हैं isotropic and homogeneous. Meaning this is the basis of cosmological principle, which says that isotropy means there is no direction dependence in the law of physics or the distribution of things in the physics. This actually in turn starts from the Copernican principle. Copernicus himself, there was a philosophy in West around the time of Copernicus, even before, around the time of Aristotle and even earlier probably, if I am not wrong. You will all correct me please later. But the theory said that Earth is the center of the universe. Then Copernicus comes and he says, no, this is not true. Sun is the center. But ultimately now we know that even Sun is not the center. We are just a part of a galaxy, which is one of the galaxies out of a billion, few billion, hundreds of billions of galaxies in the universe. So intuitively and logically, it makes sense to assume that there are no preferred centers in the universe and there are no preferred directions in the universe, which naturally gives rise to the fact that matter is distributed equally in the universe everywhere. Yet still we see structure. So why does that structure emerge? That's explained by something called the theory of inflation. इस पे मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा. But the fluctuations, ये जो light map है, इस light map में आप कहीं पे red color देख रहे हैं और कहीं blue color देख रहे हैं. तो this light fluctuation directly relates to the matter fluctuation in the universe. Because light has to climb. इसको भी मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है. कुछ ये हो सकता है हमें 3-4 actually topics 3-4 lectures में जाना पड़े. So we cannot study the matter distribution directly there, but we are able to see the distribution of the matter fluctuations in the light fluctuations of the cosmic microwave background. So the cosmic microwave background is actually the earliest visible window into the universe, to the beginning of the universe. Beyond the cosmic microwave background, we are not able to see things visually. हम कुछ नहीं देख सकते हैं. तो and that means that the timeline from the beginning of the universe to up to around 380,000 years after Big Bang, this is opaque to us visually. We have no information.
So cosmic microwave background is actually a very important probe into studying the origin of the universe itself. कि कैसे हुआ होगा क्या? Maybe in this light map there are hidden clues about what would have transpired even in the earlier eras of the universe. अब इसको हम लोग देखते कैसे? So this is a blow up of the same picture that I showed you in the previous slide. This is the blow up picture of the cosmic microwave background. The blue regions that you see here. And these belong to gravitational these belong to gravitational highs. These are peaks of the gravity. The red ones that you see, these are gravitational wells. अब ऐसा क्यों होता है? There is something called redshift. ये Doppler shift कहा जाता है. In fact, people who do not also know Doppler shift, this is a very common example that we have all heard sometime in our life. Loudly moving object, when it comes close towards you, you hear it more shrill. When it starts receding from you, you hear it more in a more toned down thing. So what is happening? उसकी फ्रीक्वेंसी, हर एक साउंड जो को भी एक मोनो फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसको एक्चुअली फिजिकली टेस्ट करेंगे तो हमारा जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा वो प्योर मोनो फ्रीक्वेंसी देना चाहिए. बट इन जनरल ऑल फ्रीक्वेंसीज गो थ्रू इट. अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो एक फ्रीक्वेंसी में होता है. तो अगर वो बोलने वाला ऑब्जेक्ट अगर साइमल्टेनियसली अपनी बोली के साथ साथ आपकी तरफ आने लगे, इफ इट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में आपको एक अपैरेंट इंक्रीज सुनाई देगा. और इसी तरह अगर वो आपसे दूर जाने लगे, देन यू विल हियर दैट देयर इज अ decrease in the frequency. Basically, this does not only happen with sound, this also happens with light. अब लाइट में अगर हमारे बहुत नजदीक है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, दिस इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में लाइट 300,000 किलोमीटर जा सकता है. तो इस इफेक्ट को हमको ऑब्जर्व करने के लिए आपको अगर धरती पे करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द रेड शिफ्ट दैट द लाइट आल्सो गोज थ्रू. सो रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, then the color starts becoming more red. अगर हम विजिबल फ्रीक्वेंसी की बात करें, विजिबल स्पेक्ट्रम की, अगर ये ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, then it becomes more blue shifted. ब्लू शिफ्टेड का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ. इस चीज का रिलेशनशिप बाद में और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हम ये रेड शिफ्ट क्यों पढ़ रहे हैं. इनफैक्ट जो कॉस्मोलॉजी या कोई भी साइंस है, ये किसी शर्लक होम या इन्वेस्टिगेशन वर्क है. बेसिकली you have to have clues. Mostly you are swimming in a very unknown ocean, but you have to gather clues from everywhere and then you have to think. So there is no way out of thinking, I think. So ये जो red shift है, this is going to help us in understanding a very important aspect of the universe later, which we will talk about. तो अब ये जो cosmic microwave background है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? How do we study? One of the ways of studying this is something called a Fourier transform. फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है कि लाइट और साउंड दोनों में हम ये काम कर सकते हैं. ये अगर हमने साउंड की बात की, आवर साउंड्स, आवर वॉइसेस आर मेड ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज. तो अगर मैं चाहूं तो मैं वॉइस सैंपल को एक इसी तरह एक फ्रीक्वेंसीज में डिकम्पोज कर सकता हूं. इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर जो फिजिक्स वाले हैं, शायद नॉन फिजिक्स वाले भी समझ पाएंगे. हम सब वेक्टर के बारे में जानते हैं, डायमेंशंस के बारे में जानते हैं. हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं. तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का मैथमेटिकली मतलब हुआ कि हम 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर सकते हैं और उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. अगर हमने 3 कोऑर्डिनेट x, y और z डायरेक्शन में बता दिए तो हम अपने मूवमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर इसी तरह हम कोई एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते, देन 2 कोऑर्डिनेट्स वुड हैव बीन सफिशिएंट. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्चुअली फंक्शंस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. मैं बोलूंगा कि इसको ये भी कहा जा सकता है, जैसे अगर हमने किताब लिखा तो उस किताब के बेसिस हमेशा अल्फाबेट्स हैं. अगर हम चाहें तो उस अल्फाबेट को हम ये किसी किताब को कैरेक्टराइज करना चाहेंगे तो हम हर अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी गिनेंगे कि कितने बार आया है. दिस कैन बी वन ऑफ द कैरेक्टराइजेशंस. एक्चुअली जो मशीन लर्निंग, आप सबने चैट जीपीटी, एआई का नाम सुना होगा, तो वो लोग भी प्रेडिक्टिव टेक्स्ट वगैरह ऐसे ही, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ह्यूमन लैंग्वेज में वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स लगा के आपको लगता है कि कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऐसी चीजें अभी इंटेलिजेंस हुई नहीं है. सबके बेसिस में
ह्यूमन बीइंग्स है और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। तो सारा इंटेलिजेंस अभी भी हमारे ऊपर रेस्ट करता है कि हम अपने बनाए हुए टूल्स को कितने इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, or whether we are after short-term profits in the name of capitalism, or making a short-term profit, or we can really make a good use of what we are making to have a sustainable life for everybody, which is another concept which we have been imprinted since childhood in Ramakrishna mission. And this is also known through game theory, that cooperation is the best strategy. If you are blindly competing and resources are limited, this is going to be a very unstable equilibrium. The society will be unstable, which is what we are also noticing. So, actually, helping others is also scientifically and technically more advisable than being extremely selfish. Selfishness can have many definitions. Your best selfishness is satisfied by having a minimum number of people with whom you can share and feel happy. So there is a scientific basis to being a little selfless also, I think. But anyway, so moving on to again, we were sorry for digressions a little bit. I hope it's not, but because I'm sitting among philosophers, I would like to put out some thoughts which I hope we can discuss sometime. There are quite a lot of other things I would like to discuss with you. But so, like how we said, we can decompose functions into frequencies. Something similar we can do with the cosmic microwave background light as well. And this is the frequency decomposition of cosmic microwave background. This in fact tells us a lot of things about the beginning of the universe. जैसे आप ये peaks and dips देख रहे हैं, ये इनको बोला जाता है baryonic acoustic oscillations. ये थ्योरी के हिसाब से जब हमने ये इन peaks और dips को जब हमने ऑब्जर्व किया, this is with the Planck satellite, उसका predecessor WMAP satellite भी था. When we saw this, then we had at least one underpinning, one thing was certain, pinpointed and nailed, that there is something called the baryonic acoustic oscillation. अब ये क्या होता है? अब इसमें भी अब स्टैंडर्ड मॉडल बोलता है ये एक रीजन है जिसके कारण हम डार्क मैटर का नाम सुनते हैं. अब डार्क मैटर जो होता है, that is pure gravitational, it's a purely gravitational thing. So in the beginning, the universe is a mixture of radiation, dark matter, and baryonic matter. Baryonic matter is something that we can see where light interacts, which is like us, sun, earth, all of these things. Dark matter, on the other hand, interacts only gravitationally. So ab jab in the beginning the universe is really hot, and hot like radiation at that moment, aap soch sakte hain, if sun is really hot, then the birth moment of the universe must be an extremely hot event, billions and billions of degree temperature, unimaginable heat. It's all energy. So what's written in the scriptures that it is all energy, it's actually true. In the beginning it is all energy, and as the universe also is expanding things, they tend to cool down. This is laws of thermodynamics also. So when we study the universe, we have to use all the knowledge that we have, and still we have to have skepticism and to break the next barrier, because knowing the universe is a very difficult thing and we are not there, definitely not. So the baryonic acoustic oscillation, this is the result of the fact that dark matter likes to only come together gravitationally. It would like to collapse. And baryonic matter, when it collapses after a while, the radiation, even in sun, when things collapse, the solar fusion, it creates a radiation pressure, which is outwardly directed. So outwardly directed radiation pressure and inwardly directed gravitational pressure, they start a spring motion. This is an oscillatory motion. And this we had known before. We had tried to derive it through theories. We have theories about how Big Bang, what happened. We do not have theories about what happened. This number that I'm going to tell you is a very small number. This is around the time of Planck scale. This is the smallest scales that we are talking about. So the length around the beginning, the places where we are not able to say things, is around 10 to the power minus 43 seconds after the birth of the universe. This means you can imagine 1 over 1000. That's 1 over 1 and 3 zeros. ये 1 by 1000, this is a very small number. अब मैं ऐसे ही बोलूं कि 1 over 1 के बाद 43 zeros लगा दीजिए. This is a minuscule number. This is a very, very small number.
ये इस लेंथ स्केल की बात कर रहे हो. टाइम उस समय है 10⁻⁻⁻27 सेकेंड. Around these times we are not able to describe reality or what happened right after that. This is still a gap in our modern scientific knowledge, I would say. But after that we know. So around like what happened 1 or 2 minutes after the Big Bang, this we have actually an idea, because we see that हम उसको बोलते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस. Around the first 2-3 minutes is when most of the matter has formed in the universe, which is mostly a combination of 3/4 hydrogen, 1/4 helium, and trace amounts of higher elements. बाकी जो higher elements बने हैं, what you see, what we are made of also actually. So in the beginning, the universe mostly is composed of hydrogen and helium only, but yet here we are, our planet is, there is gold, there is iron, there are all the higher elements. These are mostly synthesized in the stellar cores. Or supernova actually, agar, so like the stars, the death of stars, there are 3 populations of stars in the universe till now. Ab tak jo stars also live for a really long time. So population 1 star were the earliest gigantic stars. They came together in hydrogen only, and then they started fusion in their core, and then they exploded in a supernova. Uske baad second generation star bane. Our sun is in fact a third generation star. And this is why, in fact, because 2 other stars have died in our cosmic vicinity, is why we can form such complex creatures. We are actually evidently very complex things. We are not just hydrogen and helium. We are also not just the matter that describes us. We have this mind. The mind body complex is a very complex thing which cannot just be described by material only. But the fact that there have been a continuous cycles of birth and death before our star formed and us formed, this tells you that slowly we are moving materialistically towards more complex things. So one of the questions we will also ask is, are we equipped even to understand what we are trying to study? Meaning the birth of the universe, materialistically, scientifically only. So up in this process, we also have like what we are now, right now, is called the age of, let me just make it full screen. This will be better for you. Oh. So now what we are, since we have been able to send satellites upstairs, what we have been able to do is we have been able to measure some quantities very precisely. And so we say that now we are in the age of precision cosmology. But again, we have to remember one thing here. All the numbers that we are showing you here, these are based on the standard cosmological model. आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ आपके साथ, this I will give you the background of what the cosmology and what the prevailing standard cosmological model is. उसके बारे में भी, that actually says that the universe is homogeneous, isotropic, and it has Gaussian characteristics. इसके बारे में भी और ये भी बोला जाता है that it's called the lambda cold dark matter, lambda CDM cosmology. Lambda is something that's related to Einstein's equations, which he said was my biggest blunder. And cold dark matter is another paradigm. So there was a dark matter भी एक चीज है जो the reason why we call it dark is we don't really understand. इसके बारे में भी बात करेंगे. So, but given the standard cosmological model, in the cosmic composition, it says that the total matter content of the universe is around 68.3% of something called dark energy, 26.8% of something called dark matter, and rest of the visible things which we can see actually is only 4.9% of the universe. If we say that the total energy अब जो मैं ये matter, if we are equating matter with, and this is the energy content of the universe. Energy देख रहे हैं, matter देख रहे हैं, दोनों एक साथ लिखा हुआ है. But here we go to the famous Einstein equation, which says E equal to mc squared. So energy and matter are equivalent, and in this circle, you know that Einstein was not the first who said that. This we have a hint from a long, long time that energy is all, and energy and matter must be equivalent in a way. So according to the standard theory, this is the rough division between the different main ingredients of the universe. And then we say that it was formed in a hot Big Bang, which was around 13.798 or 14 billion years ago. Giga years is the scientific way of saying it. Then space is expanding. It is expanding at the rate of 67.7 kilometer per second per megaparsec. अब ये मेगा पार्सेक क्या है?
Parsec is the unit of measuring distance. आप सब लोग light year के बारे में जानते होंगे. 3.26 light years is equal to a parsec. This is an astronomical, more scientific way of parallax. This is related to parallaxes. So we prefer parsec. And one parsec is 3.26 light years. A light year is the distance that light travels in 1 year. This must be humongous if you think about it. Because light travels at a speed of 300,000 kilometers per second. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है लाइट. तो एक साल में कितना दूर जा सकता है उसको एक लाइट ईयर कहा जाता है. ऐसे ऐसे 3 लाइट ईयर को हम जोड़ें तो उसको हम बोलेंगे पार्सेक. ऐसा ऐसा मिलियन पार्सेक अगर हम जोड़ें तो वो हो गया 1 मेगा पार्सेक. तो जो स्पेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, इसको हम इस यूनिट में बोलते हैं कि फॉर एवरी मेगा पार्सेक डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस, स्पेस इज रिसीडिंग फ्रॉम अस with a velocity of 67.7 kilometer per second. और ये expand, and not only this acceleration, this expansion has started accelerating recently around 6.7 giga years ago. इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है इस चीज को खोजने के लिए. 1998 में शायद 1998 में एडम रीस, सॉल पर्लमुटर, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था for discovering that the space is not only space is expanding, we know for quite a long time, about almost 100 years, actually exactly 100 years I think from now. 1923 में एडविन हबल ने scientifically कहा था इसको. So around 1998 somebody, these two scientists, they discovered that space is expanding, and not only is it expanding, it is expanding with acceleration, as meaning as time passes the expansion of space is becoming faster and faster. And तो इस चीज को भी, but by the way, so this thing has been like इसीलिए this is also one of the things that we must discuss. मैंने जो standard cosmological model बोला, so this, all of these knowledge we get by assuming a model, which is the standard cosmological model. But some people are now questioning those models. One, yours truly, is also one of them, due to some of the evidences that I have discovered recently. वो लेकिन किसी और दिनों के बारे में बात करेंगे. But fortunately, I am not the only one. This actually, अगर आप सोचे, मुझे 5-7 साल पहले किसी ने कहा था cosmology is a religion. We cannot. Cosmology is a place where theology, there are characteristics of theology. Why? We do not have technological know-how to go to the moment of Big Bang. We only can do this indirectly. Then, whether this cosmological model is correct or that, it also depends on how many followers you have. So you have to remember, like, even trying to make a picture of moon is it's an extreme feat of humanity, but trying to understand what happened at Big Bang, which is, we are talking about light coming from us from unimaginable numbers of billions of kilometers, billions of years away. उस लाइट को मेजर करना ही नामुमकिन ऑलमोस्ट है. मुश्किल बहुत नाम. दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब. अब ऐसे जैसे रिसेंटली आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा, एक ब्लैक होल का पिक्चर आया था. पीपल गॉट रियली एक्साइटेड. When you see that picture, it is nothing extraordinary, but you must remember that this picture is from like a really far away place. If I put a coin a kilometer away, you cannot see it, but we now have telescopes that will make you see a coin on moon. So like, we have gone really into the depths of technology, yet still from our scale, but things are still too big. The universe is much more complex and things are much far away. So our the standard cosmological model is what we base on. People are also questioning the standard model. This is another day's topic, but so moving on to the other salient features, the outer edge of the visible universe, what we can see, this is the cosmic microwave background distance. This is 41 giga light years. This is 41 billion light years. So light years, the distance light travels in a year. Put 1 billion, like 1 billion of those, and then 41 after that is like, so far away is the scale of the visible universe, basically. Within the horizon, then we are able to statistically almost say, we can also, like, हम एक एक्सरसाइज खेल सकते हैं कि हमने एक छोटे से पैच स्काई को ऑब्जर्व किया, उसमें we detect how many galaxies do we have, then we can estimate the rough number of galaxies in the universe.
this comes to around 100 billion galaxies. And the stars in that is even like 10, some more billions and billions of galaxies, like it's humongous number. But to give you a rough estimate of what these numbers mean, if we ask about how many stars do we have in our galaxy, we can do the following exercise. Namely, we can go to every beach on this planet and we can start counting every single sand grain on every single beach there. This just gives you a rough idea of the numbers that we are talking. It's uncountably infinite. So if you counted every single sand grain on every beach of this planet, is roughly the number of stars in our galaxy. And then the number of galaxies that we see in the visible universe, again start doing this exercise. So number of galaxies also roughly the number of sand grains on every beach on this planet. On every atom, these are numbers that we are not so interested in right now. This may not be very interesting. This is the ratio of proton to neutron charge की बात करते हैं हम. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में और ऑब्जर्वेशन से कि स्पेस इज ऑलमोस्ट परफेक्टली फ्लैट. इसमें जो मैथमेटिक्स जानते हैं, इसमें हम मैथमेटिक्स जानने की भी जरूरत नहीं है. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ पेपर. मान लीजिए अगर हम 3 टाइप के स्पेस हो सकते हैं. एक स्पेस जिसको हम फ्लैट कहते हैं, जिसमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करते हैं, जिसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. इसके बाद एक और स्पेस हो सकता है कर्व स्पेस. जैसे कि अगर एक हम बॉल को लें, एक सॉलिड बॉल, दैट्स अ पॉजिटिवली कर्व स्पेस. उस पे सम ऑफ द एंगल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री. और इसी तरह एक हम नेगेटिवली कर्व स्पेस ले सकते हैं, उसको हाइपरबोलिक स्पेस बोलते हैं. अगर मैं इसको एक बार ऐसे मोड़ूं और उसको मुड़े हुए होते हुए अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं, दिस बिकम्स अ हाइपरबोलिक स्पेस. तो नेगेटिवली कर्व स्पेस वो होता है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदर आवर स्पेस इज फ्लैट और वेदर इट्स पॉजिटिवली कर्व्ड और वेदर इट्स नेगेटिवली कर्व्ड, दिस आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द origin and definitely the evolution of the universe. So these are the rough things that these are roughly the things that we precisely know if we take the standard cosmological model to be correct. तो अब ये जो आपको मैंने ब्रीफ बैकग्राउंड दिया है कि क्या क्या हम लोग जानते हैं, अब हम सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं. Scientifically we can ask questions, like not only we can ask, but these questions have actually occupied our minds since I think the humanity has dawned as a civilization. We have always looked up and we have always wondered, where are we? What are we doing here? And that's why all the philosophy and science. So now today we will take a technical perspective on all these questions. Questions such as, where does the universe come from? What is this universe made of? When did it begin? And how did it begin? Did it begin at all? So the origin, this is the question about time of the origin of the universe. Another question that we can ask is, how big is this universe? Then we include the notion of finite and infiniteness also. A very interesting question that yet we can ask is, what is the role of humans in the cosmos? What is the ultimate fate of the universe? These are some of the questions that I'm posing now, and we will try to arrive at an answer by the end of this lecture, or maybe by the end of 2-3 series of lectures. I don't know. How much time do I have by now? Please, could you tell me, sir? अभी हमारे पास कितना समय बचा हुआ है? Sir, another 20 minutes. 20 मिनट. तब तो हम लोग बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, but I hope you're enjoying whatever I'm telling you. Yes, we are enjoying. Okay. Then even this lecture we can continue for a couple of more sessions. Yes. तो आप मुझे बता दीजिएगा, because I also, it may actually be nice to break this one itself into 2 or 3 sessions, because it may be nice to go through some parts and we ponder over, and then slowly we take a break and we go another day into more depth and more through the next slides. But let's see how आप लोग मुझे बता दीजिएगा कब मुझे रुकना है. लेकिन अभी 20 मिनट और समय दे दीजिए. Then I will at least ask
some questions and I will be able to give you some answers at least. अभी तक हम टेक्निकल पार्ट पे पहुंचे नहीं, अभी तक मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं आपको. So one Okay. So a question that the concrete questions that we will ask is space. We will ask questions about what is the size and the boundary of the universe. Is it infinite or finite? Another question that we will ask is the role of humans in the cosmos. And one of those questions is, why is universe so fine-tuned? This is something called a fine-tuning problem. If the ratios of certain things in the universe, if the curvature of the universe would not be flat, then it's quite possible that things would have. So we have been able to form. The universe has been able to evolve for 13.7 billion years, and so we are here to ask this question. Why are we? So we are here to ask these interesting questions. One of the perspectives in this is that it is, in a way, we are part of this universe. So universe itself is become conscious and is able to ask questions. Why this is happening is another kind of thing. But for this to happen, there are certain numbers in the universe that have to be extremely fine-tuned. If it were not so, so one of them is the fine structure constant, for example. This is something to do with the forces inside the atom. If the fine structure constant were to have some different number, the atoms will not form. If the atoms don't form, higher molecules will not form. If the higher molecules do not form, ultimately complex structures will not form. So we would not have been able to form ultimately to ask these questions. So it seems like in our universe, some things are very finely tuned, and we are a result of that. Why is it that it's like this? Some more cosmological riddles that we can delve into is we can ask, why are the physical laws the way we experience them? Do they need to be like this? So the exercise is that we have to stretch our imagination. We have to stretch the boundaries of that we know. One of those questions is, does the universe really have three space-like and one time-like dimension, or is there something more to it? Are there more dimensions in the universe? Then the questions that we can ask is, does the universe have an origin? If so, how old is it? This we already said Big Bang, but how did we come to this? Or another part of it, which is beyond Big Bang, does it always exist? Or is it infinitely old, or does this have a finite age? If it has, and then the next question we can ask is, going into future, what is the eventual fate of the universe? Then we can ask about what are the components of the universe? What is the energy content of the universe? How do each of the contents, they influence each other and they have a feedback? How are they involved in the evolution of the universe? And in turn, how is each influenced itself by the evolution of the universe? So this is a feedback mechanism. The contents of the universe, they shape its direction and evolution, but the evolution of the universe is also shaping matter in its own way. So we will ask all these feedback questions and try to answer some of them. One of the last questions that we will ask is, what made the universe originate? And is our universe unique, or are there other universes? Meaning whether there is the concept of multiverse. And then a philosophical question, which I think you will be able to, we will all be able to discuss, and you will probably have better ideas than me on this, is whether our brains actually are sufficiently equipped to be able to handle these questions, to be able to answer these questions. Materialistically, at least, there is evidence that our brains are tricking us a lot. And from where I studied, we have heard this also a lot, like Vedanta, whether this is a rope or whether this is a snake, these eternal questions. In fact, a lot of modern science has its roots in earlier wisdom and knowledge as well. I think we will be very arrogant to think and say that all we know is what the modern science is able to say. I think it's a very arrogant approach, and to be able to learn things, we should not go in that direction. I think if we have to understand the universe, we should take hints from all the possible science. Maybe some things are beyond proof, who knows? But anyway, so these are the questions, some philosophical, some metaphysical, and some concretely physical, that we will delve into today. And
starting from the big question, how big is the universe? How do we answer this question technically, technologically? To be able to answer this, the most important, actually, there is an object that was discovered in the sky. It is called M31V1. Historically, in fact, it may actually be regarded as the single most important object to be discovered in the universe. M31 जो है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और इसके एक स्टार का नाम है V1. So M31 V1 is a star, but it is a very special star. So it helped us understand, like, it, how do we, the question that we are, when we ask the question, how big is the universe, we have to be able to measure distances. This is not an easy problem. If you think about the size of the universe, the scale of the universe, we can only see things from naked eyes. What this, in the beginning, we used to think that maybe the sky is just a jewel-studded dome. But the fact that today we know that not only our galaxy, which is around 100,000 light years, but there are billions and billions of other galaxies which are not a part of our galaxy. How did we come to this knowledge? This has been actually a very arduous path. This has not been easy. This is something called building the distance ladder of the universe. पहले हमको sun और moon का distance पता करना पड़ा. उसके बाद we found the distance of the nearest stars. Then finding the distance of the nearest stars, we went to look at the distance of the further stars. After that, we went beyond our galaxy. Then we found the distance of other galaxies. Then we had gravitational redshift. So, like, for all these distance measurements, the procedures are inherently different. But one procedure builds upon the already known knowledge. So, measuring the distance of the moon is easier than measuring the distance of the sun. There is a concept called parallax. Like, when you move, how does an object shift in the sky? This, through trigonometry, can tell you the distance of an object. So measuring the distance of the moon would be easy. Then we go to sun, which is also fairly easy from parallax. But going to the nearest star, then once we know the distance of the sun, we can define parallax on the nearest stars. Then we go to the nearest stars. But further still, going into other galaxies, then we have to employ something called the standard candle. And standard candle is something that has the same brightness, intrinsic brightness. मतलब कि उसके brightness is the result of how much energy or energy flux that an object, वो कितना energy output कर रहा है. The brightness of an object is proportional to the energy this outputs. अब जैसे हमारा एक standard 100 watt light bulb है, that we know is 100 light watt. But now what we can do is we can use this 100 watt light bulb to measure distance. How? We know that the farther an object goes, the less bright it appears. Now, if we know the intrinsic brightness of some object, meaning how bright it is shining intentionally, internally, then by looking at how dim it is appearing to us, we can have an estimate of how far it is. तो ऐसा अगर हमको कुछ objects universe में मिले, जिसके बारे में from first principles, from scientific theories and experiments, we know how bright they are intrinsically. Then we can measure their distance by tracking such objects in the sky and looking at how dim they appear to us. One of such objects is this M31V1 star that we talked about. This is one of the singular most important objects discovered in the universe. This is called a Cepheid variable star. This is the picture of this Cepheid variable star M31V1 over a period of time, December 17, 21, 30, January 2006. It periodically changes its brightness, and this periodicity is constant. So once we see a star which is brightening and dimming in a periodic way, we classify there are other parameters that we must put out in. Then we know that this is a variable star. Variable star's periodicity is known. Then it's dimming. We also know how intrinsically bright it is. इसका maximum brightness कितना जाएगा? इसके भी हम we can estimate that. Then if we discover one of these stars in the sky, then we can actually try to find the distance of this star. This is actually the first star that told that this is the discovery of the star, in fact,
gave us the knowledge that our galaxy is not the only galaxy in the universe. There are more galaxies. So by the time of the discovery of this star, we had the idea that we live in a galaxy which has many stars. So uska spiral arm humko sky mein aise bhi dikhta hai. So we were able to piece this puzzle together, that solar system is a part of a large cluster of stars, which is, then we named it Milky Way. उसमें भी लेकिन कहीं कहीं पे they used to call it nebula, they're planetary nebula or just fuzzy nebula. जो Andromeda, what we call is it a galaxy now. In the beginning we thought that this is just a part of our own galaxy. लेकिन Andromeda में जब ये M31V1 का खोज हुआ, then the distance of this star came to be about, जब अगर Milky Way का, if Milky Way's size is 500 to 100,000 light years, the distance of this star came to be about 50 million light years or something like this. I do not remember the exact number. But the more important message is the distance of the star came to be more than the size of our galaxy. Then this gave us an indirect clue that this nebula that we thought is a part of our galaxy is actually not a part of our galaxy, but it's an independent entity in itself, which is very far away compared to the size of our galaxy. So we got to know that so slowly we start building our idea about how big the universe is. Ye Andromeda M30V1, this is the original picture of the M31V1. And the scientist who is given credit for discovering this is Madame Henrietta Leavitt. She is actually one of the most brilliant scientists of 18th, 19th century. She is credited with the discovery of Cepheid variable stars, which revolutionized our understanding of the size of the universe. These are humongous numbers, in fact, if you think about 50 million light years. Light will take 50 million years to come from Andromeda to Milky Way. Then Edwin Hubble started studying, so the idea that the space is expanding, this came from Edwin Hubble's work, the telescope, the guy we named the Hubble telescope after. He is credited for actually discovering, though actually he did not really understand his own discovery when he saw evidence, but he did not realize that this is evidence of expanding universe. So Edwin Hubble used Cepheid variable stars, and then he started looking and tracking them in the whole universe, and then he found out that the universe is expanding. And so the basic idea of the timeline of the universe is there is a light cone, that from the light cone is the region of the universe from which we can gather light. There is a region of the universe that we will not be able to see because it's expanding away from us with a speed which is greater than light. This does not, as you might have heard, that we say that light speed is the cap at the speed of the maximum speed with which something can propagate in the universe. But space itself can expand, recede from us at a speed greater than light without actually breaking the principles of general relativity. So it's allowed. So there are regions in this universe that are receding from us with a speed which is larger than the speed of light. So we will never be, so technically, even though the universe is really beyond what we can see, there are places which are even now going away from us, and we will not be able to observe those regions in the universe. That's also why we talk about the size of the observable universe, the observed event horizon, basically. So we have a light cone, and through which we can observe things. And gradually we are able to go farther and farther in the universe. In 1990s, we had the ground-based observatories. We could go up to 6 billion, up to from our present time up to the time when we are going 6 billion years behind us. Because you have to remember that the further we look in the universe, the more distance also we are looking in the past. The further we go away, the more distant in the past the objects are also, because light time, it takes a lot of time. Even though the speed of light, at our scale, at our planet scale, it appears very big.
on the scale of the universe, it is a very sluggish entity. Things take billions of years to reach us. So we can also say, like 1990s, we could look back 6 billion years ago. 1995, we could look back to around 1.5 billion years after Big Bang. At around James Webb, which is now, when I made this slide, it was, this is actually taken from some place. This is from a popular magazine, this slide. So what they call future now has become our present also. So James Webb has already been launched. And we can look up to the time when the universe is just about 200 million years old, which is also a very baby infant stage of the universe. And this is something called the Webb Deep Field. This is roughly, this shall give you an idea of the kind of numbers that we are dealing with. This is an image which is of the size of a green pea, for example. मटर के दाने जैसा छोटा पैच है स्काई में, उसमें हम दसों हजारों गैलेक्सीज देख पा रहे हैं. If that be the case, you can imagine how many galaxies would be scattered all across our sky and in the universe. The numbers are big, very big. So across the universe, the extent of the universe, the distance to the cosmic microwave background, the observable universe, is around 42 billion light years. This is the radius of the observable universe. Then we can ask the question, how much time do we have? At least I have been able to answer one question now scientifically. So we can also take a break, and I can ask you if we have enough time to go further, or should we go another day into it? महाराज आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं. जी धन्यवाद सर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ आपका. If we have time, I can go more, but if we don't, we can postpone this to some other lecture. We can start from here in the next session. Yeah. Dear Pratyush, we may start again in the next session, next class. Okay, it was very interesting, of course, but something which we need to study from the beginning. And beginning means, I mean, from we are as good as school boys. Yes. So accordingly, you have to come to us. You have to जी, come जी. down to us accordingly. So अभी मैंने एक presentation दिया. I hope we have questions and I am able to explain things. It might have become a little technical, लेकिन उन सारे technicalities को मैं explain कर सकता हूँ आपको धीरे. हाँ, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको ब्रीफ में बहुत सारी बातें बतला दी. प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है. हम लोग ग्रेजुअली उन सारे क्वेश्चंस पर जाएंगे ग्रेजुअली. और अभी हम लोग ये चाहेंगे कि आपसे एक दो प्रश्न कोई पूछे तो आप कृपया उन्हें बतलाएं और संक्षेप में उसकी व्याख्या भी करें. यदि कोई यहाँ पर कुछ पूछना चाहे, मैं आशा करता हूँ it was not too opaque. बहुत ज्यादा भी ये आप लोग मुझे बताएंगे कि yeah, it was not too opaque. It was very clear and everyone understood it, though it was a bit difficult. Sir, Dr. Apurva Kumar has raised his hand. Please, आप प्रत्युष प्रणव जी से आप प्रश्न कीजिए. Thank you, Dr. Pratyush. Nice to see you. And बहुत अच्छा लगा आपकी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड. बहुत आपने अपने पार्ट की सारी चीजें बताई. बट एज ए मैं एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे कि आकाश गंगा जो होती है, आकाश गंगा जिसे हम साधारणतः तारों का समूह कहते हैं. जी. तारों का माने वो तारों के अलावा भी हमारे आकाश गंगा में और क्या क्या चीजें निहित हैं? बहुत चीजें हैं. एक तो कहते हैं जैसे डार्क मैटर, इसका मतलब हम नहीं जानते. हम जिस जो आकाश गंगा कहते हैं, इसको हम, ये एक गैलेक्सी हुआ है. ऐसे बहुत लाखों खरबों गैलेक्सीज और हैं इस ब्रह्मांड में. तो आकाश गंगा में तारे तो हैं, लेकिन तारे बस मान लीजिए, ये भी मैं आपको एक्चुअली अगले स्लाइड में बताने वाला था, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं इसका देता हूं जवाब. जो एक तो विजिबल कंपोनेंट हुआ जिससे कि हम लोग बने हुए हैं, जैसे सूरज बना हुआ है, बहुत सारे तारे दिख रहे हैं हमें. अब इसके बाद जो फिजिक्स पढ़ते होंगे वो रोटेशनल मोशन के बारे में, जो भी फिजिक्स के अध्यापक आप बताएंगे, रोटेशनल मोशन से
हम किसी चीज के मास के बारे में पता लगा सकते हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस हिसाब से उसका इनर्शिया और मास के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जब हमने अपने इसके आकाश गंगा के मास को मेजर किया, या किसी और भी डिस्टेंट गैलेक्सी, कोई दूर वाली गैलेक्सी है, उसके रोटेशनल स्पीड को देखा, तो वो देख के जो जो स्पीड थी, दैट वाज, वो बहुत ज्यादा थी, जिससे कि जितना मास उन तारों में है, that was not sufficient to explain the speed that those galaxies had. जो गैलेक्सी का स्पीड है वो आप ये भी सोच सकते हैं, मतलब अगर रोटेट हो रहा है कोई चीज, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप एक झूले पे बैठेंगे, जिसपे कि ऐसा भी एक झूला होता है, उसका एक सेंट्रल एक्सिस होता है और साथ में तार लगा के लोग बैठे रहते हैं, तो वो जितना ज्यादा तेजी से रोटेट होता है, वैसे वैसे वो झूले और दूर होते जा रहे हैं उस सेंट्रल एक्सिस से। मतलब कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मौत के कुएं में जैसे एक बाइसाइकिल वाला बंदा है, वो जैसे मोटरसाइकिल चला रहा है, तो वो मोटरसाइकिल, अगर वो मौत का कुआं स्ट्रांग नहीं होगा बहुत ज्यादा, वो अगर उसकी मोटरसाइकिल उस पे एक फोर्स लगा रही है, तो वो कुआं भी उस पे फोर्स लगा रहा है, जो कुएं का जाली है। वो जाली अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, तो वो मोटरसाइकिल वाला दूर कहीं पे, he will be flung out far away। तो उसी तरह जो आकाश गंगा में जो तारे जिस स्पीड से घूम रहे हैं, अगर जितना मास उनका है, उतने मास का ही अगर गैलेक्सी होगा, तो वो सारे तारे बिखर जाने चाहिए। दे शुड हैव बीन स्कैटर्ड अक्रॉस। वो एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम नहीं रह पाते। इससे हमने ये पता लगाया कि हमको जो दिख रहा है, सच्चाई वहीं पे नहीं रखी हुई है। डार्क मैटर, अब डार्क मैटर या तो एक्चुअली ऐसा कुछ पदार्थ है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे लॉज ऑफ ग्रेविटी में कुछ अभी हम नहीं समझ पाए हैं क्या है। ये सारा अभी ये दीज आर करंट रिसर्च, अभी जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च में। अब डार्क मैटर जो आपने नाम सुना होगा इसका, तो डार्क का मैटर में नाम डार्क इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते हैं ये क्या है। कुछ ऐसी चीज है जो कि पदार्थ जैसा एक्ट कर रही है, लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीजों को देख सकते हैं उसको लाइट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। फोटोन किसी चीज पे गया, फिर वो आपकी आंखों में जाता है, तब हम देख सकते हैं उसको। अगर कोई चीज है जो फोटोन से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो फिर इट कैन नॉट बी विजिबल, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो कि इस गैलेक्सी में एडिशनल मास दे रहा है। एक तो मैटर हुआ ही, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, इंटरस्टेलर गैस होता है। गैस जो तारे बने हुए हैं, वो भी एक हाइड्रोजन एटम, कहीं हाइड्रोजन गैस आया है, उससे मिलके बने। तो बहुत तारों से बहुत ज्यादा मास एक्चुअली इंटरस्टेलर गैस का है। तो हाइड्रोजन गैस कई तरह की चीजें हैं इस गैलेक्सी में, तारे ही नहीं। थैंक यू सर। और ये हमारा जो सौर मंडल है, ये किस आकाश गंगा में स्थित है? वो आकाश गंगा एक अच्छा, इस यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे। गैलेक्सी बोला मैंने, आकाश गंगा का अंग्रेजी नाम है मिल्की वे। जैसे अब ये नाम क्यों पड़ा, आकाश में जैसे वो तारों का ये दिख रहा है, तो नदी बहती हुई दिख रही है जो मिल्की वे का डिस्क है। तो जो आकाश गंगा एक टाइप की गैलेक्सी है, तो इसका नाम थोड़ा और हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो आकाश गंगा जैसे जैसे और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इस यूनिवर्स में, उनका भी नंबर खरबों में जाता है। और ये बस जो हम देख पा रहे हैं उसमें, जो नहीं देख पा रहे हैं उसकी बात भी नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अदर क्वेश्चन फ्रॉम अनदर एंड? प्रत्युष जी, मैं एक बात इसमें, आप जी बोलते हैं तो पसंद नहीं आता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई बात नहीं। बचपन में पढ़े हुए हैं, मार खाए हुए हैं, आप जी बोलिएगा। इट्स क्वाइट ओके। आपने संभवतः पढ़ा होगा या जाना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने भी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बातें बतलाई थी। वो 1900 में, 1902 में उनका देह त्याग हुआ। शायद 2 वर्ष पहले वहां पर ज्ञान योग या किसी विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने बतलाया था कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड प्रत्येक वस्तु, मास जो है सोलर सिस्टम में जो चीजें हैं, सारी चीजें एक दूसरी चीजों से बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही हैं, बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, दूर खींचती जा रही हैं।
महाराज ये स्वामी नहीं जी पढ़ा है ने, मैंने, मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे स्वामी जी ने पढ़ना यह बात पड़ेगा। कही थी, ये जी ज्ञान योग में कहीं पर है, मैंने पढ़ा था, सो मैंने आपको बतलाने के आई लिए। मस्ट रीड ज्ञान योग। ये मुझे स्वामी Yeah. सुहितानंद जी भी ने, उनका आदेश है कि मुझे ज्ञान योग पढ़ना You है। should read it. Yeah. आई मस्ट रीड One इट। point. Another point which Swamiji says, जी जो यूनिवर्स के बारे में जो स्वामी जी ने एक और बात बतलाई, आपने जो बतलाया कि यूनिवर्स क्या वो राउंड शेप्ड या हाइपर क्या हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक स्फेरिकल बताया, और हाँ, या प्लेन फ्लैट, ये तीन इट्स शेप नॉट होते फ्लैट। हैं। जी स्वामी जी ने भी एक जगह यही बात कही है कि इफ यदि कोई भी शक्ति और भी कोई शक्ति नहीं हम लोग इसमें अवरोध डालें, तो हम एक पत्थर यदि फेंकते हैं तो आज या हजारों वर्ष के बाद वो पत्थर लौट करके फिर यहाँ पर चली आएगी। ये लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, ये स्वामी जी ने, मुझे पढ़ना पड़ेगा महाराज, आप ही लोग गाइड करेंगे। आई मस्ट विजिट दी रूट्स अगेन, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। yeah, I should also go through it again where it is. I don't remember exactly, but these two things I remembered. दिस इज So वेरी इंटरेस्टिंग। इधर पत्थर और लाइट, इफ इट कम्स बैक, कुछ भी अगर इन दोनों में से कुछ की भी बात करें, दिस हैज रैमिफिकेशंस फॉर द शेप ऑफ द यूनिवर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ये फ्लैट नहीं हुआ था। इनफैक्ट अब जब ये बात कह रहे हैं महाराज, तो इस फ्लैट यूनिवर्स के भी अपोजिशन में एक्चुअली अब मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी में साइक्लिकल यूनिवर्स एंटर कर चुका है, मीनिंग दैट देयर इज अ सीरीज ऑफ बिग बैंग्स एंड बिग क्रंचेस, मतलब कि यूनिवर्स एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर में चलता जा रहा है। This has at least entered the discourse of the modern cosmological discourse basically. तो इसका भी बहुत डीप कनेक्शन है, रेमिफिकेशन है जो हम लोग बात करते हैं इससे। हाँ, इसका भी एप्लीकेशन बहुत ही होगा ही, जरूर होगा। तीसरी बात स्वामी जी ने और भी एक बात कही है कि मैटर एंड एनर्जी के बारे में। जी तो उन्होंने कहा कि मैटर को यदि इन्फिनिट स्पीड दे दिया जाए, it will act as good as an energy, and it can cut trees, it can cut mountains as well. ये मैंने पढ़ा हुआ है उनके इसमें, बट हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वामी जी के बारे में क्या, वो तो मतलब उनका तो ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो जो स्पीड आप कह रहे हैं वो वाइब्रेशनल स्पीड, अगर वो मैटर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब उसका वाइब्रेशन कम हो गया है, जब वो जो स्पीड की इनफाइनाइट स्पीड की बात करें, वाइब्रेशनल स्पीड की बात करें, दिस वी हैव नोटिस्ड इन मॉडर्न साइंस आल्सो। जैसे अगर एक प्रोटॉन की बात करें हम, तो प्रोटॉन का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वार्क, ग्लूऑन्स, ऐसी क्वार्क्स जो होते हैं। तो प्रोटॉन के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट क्वार्क हैं, दैट ओनली अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। रेस्ट जो प्रोटॉन का मास है वो इन तीनों क्वार्क के वाइब्रेशनल एनर्जी में लॉक्ड है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि वाइब्रेशन इज क्रिएटिंग मास, दैट वाइब्रेशनल एनर्जी contributes to 80% of the mass of the proton. You mean to say vibration has created mass. Vibration appears as mass. Yeah. Or it has created mass. Yes. Yeah. We observe. So 80% of the mass of the proton is locked in the vibrational energy of its constituent particles. उनका मास 20% ही इसके मास को एक्सप्लेन कर सकता है। Rest is the energy of the vibration of these elementary particles, which is creating the mass or the illusion of mass. What these words we will not go into, but the mass of the proton is emerging from about 80% of the vibrational energy of quarks, the elementary particles. And Pratyush, Swamiji said it at least 20 years before it was said by Edwin Hubble. This is clearly true. If we ये इन्होंने 1900, लेकिन महाराज, बट स्वामी जी लाइक ही हैड अमेजिंग फोरसाइट। अब मैंने आपको उस दिन शायद कहा था, लाइक रिसेंटली आई वेंट, आप सब लोगों ने निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक क्रोएशिया, सर्बिया के एक छोटे से शहर में गया हुआ था, और वहां जहाँ पे निकोला टेस्ला का बर्थ प्लेस है, तो निकोला टेस्ला के बर्थ प्लेस पे नेचुरली निकोला टेस्ला का म्यूजियम बना हुआ है।
उस म्यूजियम में घुसा मैं, एंड वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट आई सॉ वाज अ लेटर। तो मैं उस लेटर को पढ़ने लगा। उस पे लिखा हुआ था, डियर मिस्टर टेस्ला। अब इस लेटर का कंटेंट नहीं बोलूंगा, उसके नीचे में लिखा था, योर्स ट्रूली स्वामी विवेकानंद। So Nikola Tesla and Swami Vivekanand used to have brilliant conversations. Nikola Tesla was a yogi. और ये जो आप लोग कहते हैं कि all of it has to start from philosophy in the mind, कुछ कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, वो जैसे स्वामी जी भी, आप जो जो वो कह के गए, दिस इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये सब देर सवेर कभी हम लोग अभी प्रूव कर पाए, कभी कर पाएंगे पता नहीं। बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट इस पर्सपेक्टिव को नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव कि देन दे आर एरोगेंट। अगर वो कहते हैं कि फिलॉसफी और अध्यात्म साइंस से अलग है, then they have not understood the meaning of science and meaning of learning and what, like, but ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला। but indeed अब ये, लेकिन जो उन्होंने पहले कहा हो, they used to discuss about इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ला और वो उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा है, those things we are discovering even now indeed. Yes. डॉक्टर अनुरेंद्र राय ने हैंड रेज किया है, कृपया अपना माइक ऑन कीजिए। और जी जी स्वामी, वेलकम, बोल। जी मेरा प्रत्युष जी और उनेंद्र राय हमारे मुजफ्फरपुर से बहुत जुड़े हुए रहे हैं। इनके फादर यहाँ न्यूज़पेपर में यहाँ पर चीफ एडिटर थे, और खुद भी ये आईआईटी के छात्र रह चुके हैं। अभी कहीं साउथ इंडिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस प्रमोट करने के लिए, साइंस प्रमोट करने के लिए नहीं। धन्यवाद। और उनेंद्र जी संक्षेप में अपने प्रश्न रखिएगा, एकदम संक्षेप में। जी, यह प्रश्न मेरे ही जीवन से निकल कर आया है और काफी मेरे लिए महत्व रखता है, और इससे कुछ मिलते जुलते वक्तव्य में भी मैंने प्रत्युष सर के मुख से सुना। उन्होंने कहा कि अब जो है वो चीजें, फॉलोअर्स अलग अलग सेंटर्स बन गए हैं, अब किनके कितने फॉलोअर हैं, चीजें इन पर आ जाती हैं। तो मेरे दिमाग में भी यह प्रश्न आया था, और मुझे लगता है कि वह प्रश्न कंटेम्प्रेरी जो विद्यार्थी हैं उनके मन में भी आएगा, जब वह अपना पीएचडी के लिए कुछ चुनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। और कॉस्मोलॉजी में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब मुझे अगर आप कहिएगा तो जो एक्सपेरिमेंटल साइड है, फिर कॉस्मोलॉजी में वह महत्व ज्यादा रखता हुआ दिखता है। तो अब अगर एक विद्यार्थी के मन में यह आता है कि अगर मैं पीएचडी करूं तो क्या मैं बिग क्रंच वाले के साथ करूं या बिग बैंग वाले के साथ करूं या एक्सपेंशन वाले के साथ करूं, क्योंकि हर जगह पीएचडी है, हर जगह प्रोफेसर है, हर जगह पेपर छप रहा है। और यह तो फिर विज्ञान की बात नहीं रहकर यह विश्वास की बात आ गई कि मैं किसमें विश्वास करता हूं। मैं उनका प्रोफेसर हूं, उस प्रोफेसर पे विश्वास करता हूं, या बस मुझे मौका मिल रहा है तो चलो चलो ले लो, कर लेते हैं। तो आज के विद्यार्थी के दिमाग में भी वही चीजें आएंगी। और मैं यहाँ पे कॉस्मिक सिम्फनी को सिर्फ सुनना नहीं चाहता हूं, मैं टेलीस्कोप लगा के देखना नहीं चाहता हूं, मैं वैज्ञानिक शोध करना चाहता हूं। और जब वह शोध ही एक विश्वास का विषय बन जाए तो फिर वो विज्ञान का विद्यार्थी क्या करे आज के तारीख में। कहा था कि कॉस्मोलॉजी इज अ रिलीजन, ये एटलीस्ट अब जैसे जैसे हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, डेटा गैदर कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू एनीमोर। बहुत समय तक ऐसा था। ये कॉस्मोलॉजी स्पेसिफिकली जो यूनिवर्स या एस्ट्रोफिजिक्स वाले डिसिप्लिन है, ये हार्ड डिसिप्लिन है। तो ये भी अब हमें, जब सवाल बहुत मुश्किल होता है तो उसका जवाब देने के लिए भी इंसान को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। तो अब एटलीस्ट जैसे आपने ये सवाल पूछा कि साइंस का दो देयर आर टू आर्म्स टू साइंस। एक तो थ्योरी बनाते हैं हम, लेकिन थ्योरी अगर हम अनकंस्ट्रेंट बनाएंगे तो भी बहुत लड़ाई हो सकती है। अगर ऑब्जर्वेशनल उसके पास, उसको प्रूफ करने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है कि नहीं, थ्योरी तो हजारों हो सकती है। तो अब ये जो आपने सवाल पूछा है स्टूडेंट को क्या आंसर दिए, क्या सोचना, इसका कोई अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से सिंपल आंसर है नहीं। ये आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप कितना ऑनेस्ट होना चाहते हैं, उस ऑनेस्टी के लिए आप कितना सेक्रीफाइस देना चाहते हैं। आप साइंस को बस एक जॉब के लिए करना चाह रहे हैं, पेपर लिखना चाह रहे हैं, 50,000 पेपर लिख रहे हैं,
लोगों को बता रहे हैं कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, या एक्चुअली वो, ये बहुत मुश्किल सवाल है ये तपस्या। अब जैसे कोई, मुझे लगता है कोई अगर वर्ल्ड क्लास एथलीट बना है तो वो झूठ बोल के अपने आप से नहीं बना होगा, उसको जिस दिन भी प्रैक्टिस करना पड़ा होगा उसने किया होगा। ये तो नहीं होगा कि वो आपको आके बोल दे मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ हो जाएगा। अगर उसने नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा, और इसका उत्तर कोई आपको और दे नहीं सकता है। बट दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू साइंस। और जैसा मैंने कहा, एक साइंटिस्ट बहुत एरोगेंट हो सकता है कि अब मैं जो जानता हूँ वही है, मैं भगवान हूँ, वर्सेस वो एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं हुआ, फिर उसने साइंस का मतलब नहीं। साइंस मस्ट बी अ डिस्पैशनेट एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस आउटसाइड एंड इनसाइड ऑल्सो। आप ये भी खुद को ही समझने में इंसान को अगर कोशिश करे तो बहुत मुश्किल है। तो ये सारा चीज, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क ऑनेस्टली, इट डज नॉट हैव सिंपल आंसर्स। बट आई ऑल्सो थिंक, मुझे लगता है कि अगर उस रास्ते पे रहे तो अब कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे होंगे तो कंस्ट्रक्टिव ही कुछ होगा। थैंक यू प्रणव जी। अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे कहना चाहूंगा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर समय दिया जाए तो मैं बोलूं। आर.के. झा साहब हैं, आर.के. झा साहब बोला जाए। मैं प्रत्युष जी को नमस्कार करता हूं और उनके ज्ञान को भी नमस्कार करता हूं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जो वो अभी जो स्वामी जी ने कहा और आपने जो कहा यह कॉस्मोस एक्सपेंड कर रहा है, वह इसलिए कि वो उपनिषद में परमात्मा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी होता है टू एक्सपेंड, और वह एवर एक्सपेंडिंग कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रह्म। नेक्स्ट यू हैव टोल्ड मी, ये मुझे नहीं पता था। नहीं ब्रह्म का मतलब एक्सपेंशन है क्या, जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है? ब्रह्म शब्द बृहत्वात्, बृहत्वात् मींस टू एक्सटेंड, एवर एक्सटेंडिंग। बृहत शब्द है। नेक्स्ट आपने जो कहा, जो वो वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में आपने जो कहा, तो ब्रह्म का एक बढ़िया ज्ञान, धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। और आपने जो वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में कहा, तो उसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में लिखा प्राण शरीरम, प्राण शरीर, प्राण मतलब वाइब्रेशन। तो ब्रह्म का शरीर जो है, बॉडी, द बॉडी ऑफ दैट एक्सपेंडिंग थिंग इज वाइब्रेशन। वह अपने वाइब्रेशन से यह संपूर्ण अनंत संसार को व्याप्त किए हुए है, इसलिए उसका एक नाम आत्मा भी है। और आत्मा शब्द का भी अर्थ होता है टू गो इनफाइनाइटली, अनंत रूप से जाते। अद धातु का अर्थ जाने के शब्द में भी होता है। तो ये सब हमारे उपनिषद में आए हैं, और उसी के संदर्भ में विवेकानंद ने जो वो कहा, एक्सपेंडिंग नाउ सतत गमने धातु से ही बना है आत्मा, सतत गमने धातु से ही है। ओके ये नया इंफॉर्मेशन है मेरी। अमरेंद्र जी आप कृपया अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक सवाल, ये शुरुआत में ही एक तो मुझे ये सबसे पहले याद है कि संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक थे, और ये ब्रह्मांड की ही इच्छा है। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं वापस, लाइक आई वुड लाइक टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट, और एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बी डायरेक्टेड टू इंटरेस्टिंग एंड नाइस टेक्स्ट फ्रॉम दिस लैंड। ये जो वेद उपनिषद, अब ये तो महाराज ही ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज है मेरे, लेकिन आई डू वेरी सर्टेनली बिलीव कि जो यहाँ से उठ के आया है बहुत ही हाई लेवल ऑफ नॉलेज और फिलॉसफी है। मैंने अपने पीएचडी थीसिस में नसादी सुक्तम से शुरुआत की है, उसके बाद अंग्रेजी में चला गया हूँ, बट द हिम ऑफ क्रिएशन फ्रॉम ऋग्वेद और ये सब, बट ये मैं बहुत छोटा सा जानता हूँ। एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू गेन मोर नॉलेज इन दैट साइड अंडर योर एबल गाइडेंस इन दिस हैलोड कंपनी। दिस इज माई विश। ये मुझे आप लोग हमारे गुरु बन के उस साइड का सिखाइए मुझे, इस साइड का मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। डॉक्टर रमेश ठाकुर प्लीज पुट जी सर। हाँ, स्वामी जी को, प्रद्युत जी को, आर.के. झा जी, सब लोगों को हमारा प्रणाम। आपसे बात करने की इच्छा थी मेरी, आपसे मैं एक्चुअली कांटेक्ट में रहना चाहूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा प्रद्युत जी ने प्रस्तुत किया। आज हमको बड़ी जिज्ञासा हुई इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा
कॉस्मिक जो हम कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसको हम संस्कृत में कहते हैं, उसके वेव के लिए आर के झा जी ने बहुत अच्छी बातें कही। अथ सतत गमने धातु से जो आत्मा मनिन प्रत्यय करके बना है, उसका अर्थ यह है कि सतत गमन इसके जारी है। और हमारे यहाँ आवाज जा रही है? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऋग्वेद में आया कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति द्यौ समुद्र समग्वम सरह इंद्र पृथ्वी वर्षियान गोस्तु मात्रान विद्यते, कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ब्रह्म जो है सूर्य के समान ज्योति है। फिर हमारे एक जिज्ञासा है कि अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सबसे बड़ा तो सूर्य को हमारे यहाँ माना गया है, और बहुत सारे कहा जाता है कि बहुत सारे तारे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो है जो सूर्य से भी बड़े हैं, तो किनकी ऊर्जा मैंने सबसे ज्यादा है? और एक जो मिथक जो हम लोग के यहाँ चल रहा है, हमको तो उपनिषद में मिला है, अभी मैं उसका श्लोक को कोट करूंगा कि सूर्य हनुमान जी के बारे में जो कहा जाता है कि वो सूर्य को निगल गए, इसका क्या रहस्य है? या कहीं आपको कुछ मिला हो तो हमको बताएं। अब इन्हीं रहस्यों में घुसने, अब जैसे ये महाराष्ट्र के पास शिव जी का टेम्पल है, वो एक चट्टान से बना हुआ है। अब कैसे बना है? सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। जी, ब्रह्मास्त्र क्या हुआ? अब ये सब एक हिसाब से अगर आप अच्छा नहीं तो सुनिए, आगे हम बताते हैं कि उपनिषद में क्या दिया है। कहता है कि आदित्य मंडलाकारम रश्मि ज्वाला समाकुलम तस्य मध्यगतम वहनी प्रज्वले दीप भर्तिवत सावर्ती ऋषि दृष्टा जया सृष्टि निर्मिता अभिन्दन्ति योगिनः सूर्यं योगाभ्यासे न वही पुनः, कि योगी उस सूर्य का भेदन करते हैं, अर्थात उसको आत्मसात कर लेते हैं योग के द्वारा। जैसा कि आपने भी किसी वैज्ञानिक का नाम योग के द्वारा लिया है, तो हनुमान जी भी एक बहुत बड़े योगी थे, जो सूर्य के तेज को अपने में आत्मसात कर लिया। ये उपनिषद हमारा बताता है कि जिंदंती योगिना सूर्य। स्वामी जी अभी रुक जाइए, अभी धन का समय दीजिए हमको, अभी रुक जाइए स्वामी जी। अति संक्षेप में कहिए। अति संक्षेप सर, नहीं, जब हम कहने लगते हैं तो आप लोग बेचैन हो जाते हैं, यही हमको बड़ी दिक्कत लगती है कि संस्कृत है, संस्कृत में थोड़ा समझाना भी तो पड़ता है। संस्कृत में समझाइए, किंतु तार्किकता और जो विषय है, विषय को हनुमान जी अरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विषय है ये। चित्रम देवानाम उदगादनिकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा जगतस्तत्वच्च। सूर्य को जगत और जंगम और स्थावर सभी की आत्मा सूर्य ही हैं। ये तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कॉस्मिक है, ये तो कॉस्मिक जो है ऊर्जा के ही ना विषय है। ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है ना, तो हम कहाँ कर रहे हैं कि कोई डिनाई कर रहा है? हम तो जो हमारे यहाँ संस्कृत में जो है उसको मैं दे रहा हूँ, तो हम तो विषय पर दे रहे हैं। हम कहीं जो है तो जैसे कहीं बाहर से तो नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, लेकिन खुद कहते हैं कि आकृष्णेन रजसा वर्तमान निवेश्यन मृतम मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। कि सूर्य जो है वो आत्मा के प्रतीक जो है सो के रूप में जो आत्मा है मनुष्य। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो अभी प्रोफेसर साहब देखिए, अब विज्ञान का विषय है सर। प्रोफेसर साहब एक मिनट, विज्ञान का विषय है, यह विज्ञान का विषय है। प्रोफेसर साहब आपको थोड़ा म्यूट करते हैं, 2 मिनट समय आपको 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन उनको दे दीजिए 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सर यह विषय है सर, यह धर्म से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल विषय है कॉस्मोलॉजी।
तो कॉस्मोलॉजी पर हम लोगों को स्टिक रहना चाहिए और इस पर प्रश्न होना चाहिए। अब देखिए, अब सर आप संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं, तो उनको बोलने से नहीं हो जाएगा ना। वो मुझे एक समय आपसे आके सुनना पड़ेगा, पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन करना आप पड़ेगा। जब इधर आइएगा मुजफ्फरपुर जी, बिहार, जी। तो हम लोग एक टॉक रखेंगे आपका। जी। ठीक है, तो अब मैं देवेंद्र पांडे साहब को अनुरोध करता ओनली हूँ। फॉर 1 मिनट, अमरेंद्र सर ओनली को फॉर बोल 1 देते हैं, मिनट, वो म्यूट देवेंद्र पर हैं, वो पांडे अब बोले जा रहे हैं। ओनली फॉर देवेंद्र 1 पांडे मिनट। से अनुरोध आई करता हूँ। रिक्वेस्ट। देवेंद्र पांडे से, देवेंद्र जिज्ञासा पांडे साहब थी। से अनुरोध करता हूँ। जी जी, थैंक यू सर। सर। एक जिज्ञासा थी, हाँ। बिग बैंग थ्योरी के पहले मास एंड मैटर जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये सब तो प्रश्न है, कंडेंस्ड है इनफाइनाइटली, यह प्रश्न है। उसका निर्माण कहाँ से हुआ? जहाँ पे बिग हम बैंग थ्योरी के पहले हम जैसा मास समझ कंडेंस थी इनफाइनाइटली, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, उसका निर्माण कहाँ से हुआ? वही क्या बिग इसके बारे बैंग में को थोड़ा हम सा लोग आइडिया है? कहते हैं कि हाई एनर्जी मोमेंट है, और E = mc² की बात करते हैं। हमारा नॉलेज यहीं पे आके रुक जाता है अभी। बिग बैंग जो है ये एनर्जी, ये क्रिएशन ऑफ स्पेस और टाइम ही है बेसिकली, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से। तो मोमेंट ऑफ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो t = 0 अगर बिग बैंग हुआ है, तो t = 0 पे एग्जैक्टली क्या हुआ है अभी तक हम ये प्रूफ के साथ नहीं बता सकते हैं। जो साइंस है वो प्रूफ का भी एंडेवर करता है, बस थ्योरी दे दें उससे काम नहीं चलेगा, प्रूफ भी दे। और अभी तक हम जैसा समझते हैं कि दैट्स द क्रिएशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, उसमें एनर्जी अवतरित हुआ है, पता नहीं, इस जगह पे हम लोग प्रूफ के साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन एनर्जी इज द स्टार्ट ऑफ इट ऑल, उससे मैटर कंडेंस होके आया है। ठीक है, थैंक यू। प्रत्युष जी, इसमें और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे ना। जी जी जी, में सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। जी। तो एक आध प्रश्न और भी हमारे प्रोफेसर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर में यदि कोई करना चाह रहे हो, हाँ, तो कृपया नवीन जी सर संक्षेप में, सर कृपया संक्षेप में कीजिएगा। प्रत्युष जी, आपके सीनियर पल्लव झा जी ट्विटर पर लिखे थे कि प्रत्युष जी को सच दिखता है, पल्लव को जानते हैं? कोई दिखा देगा। आई आप वांट टू नो, पल्लव को जानते हैं? कॉस्मोलॉजिकल ट्रूथ, एक आप हल्की पल्लव को जानते हैं? जी नहीं, वो ट्विटर पर देखे थे तो अभी। आप पल्लव को जानते हैं क्या? नहीं व्यक्तिगत नहीं जानते, ट्विटर पर देखे थे तो हम कहे कि वो हम दोनों एक ही स्कूल के थे, वो हमारा जूनियर है और बहुत प्यारा मित्र है हमारा। अच्छा, वो ज्यादा लिख दिया है ट्विटर पे, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मत दीजिए। प्रत्युष जी, एक छोटा सा प्रश्न करके फिर यदि किन्हीं को बोलना हो, नहीं तो फिर समाप्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि देवेंद्र पांडे ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया उन्होंने, उसके पहले की अवस्था। एक प्रश्न यह भी बनता है, यदि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके पहले क्या था? ना, पहले की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं एक्सपेंशन इज हैपनिंग, इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, बट इफ देयर इज नो फर्दर स्पेस, वेयर विल इट एक्सपेंड? अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। अब स्पेस का ही मतलब, इसमें हम हायर डायमेंशंस की बात करें, इसको बहुत अच्छे से एक्चुअली अगर एक हायर डायमेंशन ले आए हम, तो ये सवाल खत्म हो जाता है। कैसे? जो हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन देख रहे हैं, उसको 2 डायमेंशन में विजुअलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बैलून है, तो बैलून का तो सरफेस छोटा है जब उसमें हवा नहीं डाल, अगर उसको हम फूल के गुब्बारे को बड़ा करते जाएं, तो इट इज एक्सपेंडिंग द सरफेस ऑफ द स्पेस, द सरफेस ऑफ द बैलून इज एक्सपेंडिंग इन 3 डायमेंशंस, क्योंकि उसको हायर डायमेंशनल एक्सेस है वो। तो ये सवाल भी हमको पूछना, ये बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। अगर हमारा 3 डायमेंशनल रियलिटी, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ हायर स्पेशियल डायमेंशन, तो ये सवाल, फिर इस सवाल का आंसर इजीली, मतलब हायर डायमेंशन में ज्यादा आसानी से
कोई भी लोअर डायमेंशनल चीज एक्सपैंड कर सकता है अगर उसकी एम्बेडिंग है हायर डायमेंशन में। अब यही पता, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी कहता है मैथमेटिकली 11 डायमेंशन है, इसका प्रूफ हो पाया है कि नहीं अभी तक, ये बस थ्योरी पे है, किसी दिन प्रूफ होगा कि नहीं ये नहीं जानते। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हमारे नेचुरली अगर हम लोग सारा जानते तो इस यूनिवर्स को हम लोग खुद क्रिएट कर लेते। लेकिन ये सारा सवाल एटलीस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में सवाल, ये निहायत ही मुश्किल सवाल है। कहा जाता है कि बिग बैंग इज द क्रिएशन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। तो वो अगर किसी हायर डायमेंशनल में लोअर डायमेंशनल चीज का क्रिएशन हुआ, स्पेस इटसेल्फ में बी अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन सम वियर्ड 4 डायमेंशनल एंटिटी। अगर ऐसा कुछ, इन सब चीजों का प्रॉपर आंसर नहीं है अभी तक हमारे पास। लेकिन एक एनालॉजी ऐसे दे सकते हैं कि जैसे एक बैलून का सरफेस 2 डायमेंशनल चीज हुआ, उसको हम 3 डायमेंशन में एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसको कमी नहीं है, कहीं भी एक्सपैंड कर सकता है वो। इसी तरह अगर एक 3 डायमेंशनल चीज 4 डायमेंशन में हो तो फिर उसको वो मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर सकता है। कुछ ऐसे शेप भी हों जो कि एक्सपेंशन का इल्यूजन देंगे लेकिन वो साइक्लिकल होते हैं, बहुत सारा ऐसा। ये फिर ज्योमेट्री और टोपोलॉजी की बात आ जाती है। जो इन्हीं को 3-4 टॉपिक बना करके भेजें हम लोग भविष्य में। थैंक यू प्रत्युष जी। हम लोगों ने जो आपका बड़ा ही ज्ञान वर्धक वक्तव्य सुना है, उस पर हम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में अब वेबिनार का जो हमारा कंसेप्ट है, उसका जो कोर कमिटी है, उसने आपसे निवेदन किया है कि आप 3 या 4 टॉपिक हमको बना दीजिए। मैं तो एक बार कहूंगा कि मुझे ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें 30-40 स्लाइड और है, आप लोगों को मजा आएगा देखने में। और उसमें आप फ्री इंटरप्ट कर सकते हैं, अगर कोई चीज टेक्निकल हो जाए जो ना समझ में आए तो आप ड्यूरिंग टॉक मेरे को इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि अभी तक हमने बस कहानी शुरुआत की है। अभी स्टैंडर्ड मॉडल के हम अंत तक, उसमें 1-2 और सेशन लग सकता है हमको। तो जो आपके स्लाइड्स हैं, आपके जो स्लाइड्स हैं, उस स्लाइड का जो विषय है उसका टॉपिक आप हमको भेजेंगे, ठीक है, तो हमको अपने पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट करने में सुविधा होगी। जी जी ठीक। जैसे आज का टॉपिक था क्रिएशन और कॉन्शसनेस और कॉस्मोलॉजी, उसी ढंग से आप हमको टॉपिक बना के दीजिएगा। तो मान लीजिए ये मेगा टॉपिक हुआ। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने ये 5-6 सवाल पूछे थे जो जी, तो अब इन सब टॉपिक्स पे बात करूंगा। इनसे अभी हमने 2 टॉपिक पे हमने बात की है अभी तक, एक ही एक्चुअली की है अभी तक, स्पेस एंड साइज ऑफ द बाउंड्री। जो आपको मैंने वेरिएबल स्टार और कैसे डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक सब टॉपिक हुआ। इसके बाद हम ह्यूमन एंड कॉस्मोलॉजी फाइन ट्यून्ड वाला सवाल पूछ सकते हैं। फिर हम ये जो सवाल पूछेंगे कॉस्मिक ओरिजिन और फेट, ये सारा सब टॉपिक्स 1 बाय 1 मैं कवर करूंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे निवेदन है कि आप एक टॉपिक स्वामी भावात्मानंद के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको कम्युनिकेट करेंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में आपसे नए टॉपिक के बारे में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन। प्रत्युष सर से एक प्रश्न था मेरा अभी अनुरंज जी, अब ये कॉस्मोलॉजी लास्ट वन, यस। और अनुरंज जी प्लीज, आप अब प्रश्न का समय नहीं है, अब हमारा टाइम लिमिट है और हम आदरणीय नवीन कुमार झा नारायण सर, प्रत्युष सर इज सेइंग कि अनुरेंद्र कृपया प्लीज मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ, सुनिए मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ या महाराज को भेज दूंगा, आप कुछ भी हो सवाल वहां पूछ लीजिए या फिर अलग से बात कीजिएगा। थैंक यू। तो नवीन कुमार झा जी से निवेदन है, हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और रांची में अभी हैं, वहां से हमारे इस वेबिनार में धन्यवाद ज्ञापन करने का काम करेंगे, हमें सहयोग करेंगे। आदरणीय नवीन कुमार झा जी। सबको प्रणाम। कॉस्मोलॉजी के बारे में अभी नहीं किया, बढ़ती जिज्ञासा का प्रतिफल था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दे डाला। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। उससे पूर्व ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत के बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं थी। रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित आज के वेबिनार
कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन एंड द कॉन्शस यूनिवर्स के फ्रांस के लोयन शहर अवस्थित सेंटर डी रिसर्च एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर प्रत्यूष प्रणव ने सुंदर और सटीक व्याख्या कर हम श्रोताओं के दिल में अपनी गहरी पैठ बनाने में सफल रहे। विषय की गंभीरता और दुरूहता को सरल और सुस्पष्ट शब्दों में व्याख्या करने के लिए डॉक्टर प्रत्यूष प्रणव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। श्रोताओं को यह बताना लाजमी है कि डॉक्टर प्रणव रिसर्च lie at the cross-disciplinary interaction of cosmology and applied mathematics. On the side of cosmology, he focused on understanding the formation and evolution of cosmic structures with a view to test the hypothesis of the standard cosmological model and understand the nature of dark matter and dark energy. Currently, Dr. Pranav focuses on investigating the cosmic microwave background as well as the large-scale structure of the universe. आप अपने गुरुतर दायित्व के निर्वहन में प्रत्यूष जी सफल रहे और हम सभी परमपिता परमेश्वर से आपके स्टॉकहोम नोबेल फैमिली से शीघ्र जुड़ने की कामना करते हैं। वेबिनार आरके आश्रम मुजफ्फरपुर के प्रकांड विद्वान, कर्मठ एवं ऊर्जावान सचिव श्री भावात्मानंद जी महाराज को सादर प्रणाम निवेदित, जिनके आभा मंडल के प्रभाव से इस तरह के विश्व स्तरीय वेबिनार का संचालन संभव हो पाता है। महाराज जी की इसी तरह कृपा दृष्टि बनी रहे और हम श्रोता ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते रहे, प्रभु से यही विनती है। विवेकानंद स्टडी सर्किल के सबसे ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र एवं बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व जूलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SNP सिन्हा साहब, जो अपनी बहुआयामी व्यक्तित्व से वेबिनार को गतिमान बनाए रखते हैं, के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूर्व IAS श्री RK झा साहब ने कॉस्मोलॉजी और उपनिषद को जोड़कर संबंध की चर्चा कर हमें ज्ञान कराया। बहुत बहुत आपको साधुवाद। बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक और संस्कृत के मर्मज्ञ श्री अमरेंद्र ठाकुर ने कॉस्मिक एनर्जी के संबंध में उपनिषद की चर्चा कर कार्यक्रम को रोचक बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। फिजिक्स के ज्ञाता तथा विवेकानंद स्टडी सर्किल के प्रबुद्ध सदस्य श्री देवेंद्र पांडे जी बिग बैंग की चर्चा कर विषय में एक बहुआयामी आयाम जोड़ा। बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा वेबिनार से जुड़े सुधीजन यथा अभय पद्मनंद जी महाराज, विजय कुमार प्रसाद जी, राकेश जी, अखिलेश जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, आलोक कुमार झा, अरुणेंद्र राय, रामनाथ गुप्ता साहब, दिनेश चंद्र शर्मा जी, प्रोफेसर उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर पूनम सिंह, मनोज कुमार पंडित, राम मोहन, देवेंद्र पांडे जी, सीमा सरकार, प्रोफेसर सुशांत कुमार जी, अमित कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अपूर्व कुमार, आदित्य भूषण को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और अब मैं स्वामी भावात्मानंद सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से निवेदन करता हूं कि अगर कोई विशेष सूचना हो और आगे के कार्यक्रमों के बारे में अपने पार्टिसिपेंट और हमारे विद्वान वक्ताओं को कोई दिशा निर्देश देने हो तो कृपया पटल पर आवें और उसे प्रस्तुत करने की कृपा करें। अगला कार्यक्रम पुनः शनिवार को होगा और हम लोग पुनः दर्शन शास्त्र की ओर शिफ्ट करेंगे। और प्रत्युष प्रणव जी से भी आग्रह है कि यदि वह फ्री रहते हैं तो कृपया हमारे उसमें भी भाग लें, दर्शन शास्त्र वाले में भी भाग लें। उसमें भी बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूं। समय का अभाव है, आप समझ रहे हैं। प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर और बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हैं, सबों का ज्ञान अपरंपार है, किंतु सबों को इस कम समय में समेटना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो सबों को थोड़ा थोड़ा समय देते हुए और प्रश्न
और इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, चर्चा को बेटर करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा हमारी जिज्ञासाएं शांत होती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबों से क्षमा भी मांगते हुए और आप सबों को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं आप सबों से नम्र निवेदन करता हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। पुनः आप सबों को धन्यवाद। आज का हमारा यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सबों से निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने अपने स्क्रीन से अलग होने की कृपा करें।